हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज़ क्लास 10th एंड आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 सिविक्स से। द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ फेडरलिज्म और ये होगा वन शॉट वीडियो जिसमें हम पूरे चैप्टर को एक ही वीडियो में देखने वाले हैं समराइज़ करके, और एक तरह से आपको हम ऐसे बताएंगे कि सब चीज़ें जो आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएंगी। तो ओवरव्यू में क्या है कि हमें ये पता है कि फेडरलिज्म क्या है, इज़ अ वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर डिवीजन, यानी कि जब हमने पावर को वर्टिकल फॉर्म में बांट दिया, सो डिवीजन ऑफ पावर इन वर्टिकल फॉर्म, यानी कि आपने डिफरेंट लेवल्स में पावर को बांट दिया है ना, सो दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड एज फेडरलिज्म। इस चैप्टर में हम देखेंगे फेडरलिज्म के बारे में, एंड हम इस चैप्टर में इंडिया में किस तरह से फेडरलिज्म प्रैक्टिस होता है वो भी देखेंगे, और हम ये भी जानेंगे कि ये जो फेडरल सिस्टम है हमारे इंडिया में ये किस तरह से वर्क करता है, कौन कौन से डिफरेंट फेडरलिज्म के हमारे टीयर्स हैं या लेवल्स हैं, और किस तरह से हमारे इंडिया में हम जानते हैं फेडरलिज्म में क्या डिफरेंट हमने लेवल्स में पावर को बांट दिया है, सेंट्रल, स्टेट, लोकल। ये जो लोकल गवर्नमेंट का ये जो कंसेप्ट है ना, ये हर किसी देश में नहीं है जो कि फेडरल है, यानी बहुत सारी कंट्रीज़ फेडरल हैं लेकिन हर फेडरल कंट्री में थर्ड लेवल ऑफ टीयर या थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट या थर्ड टीयर ऑफ गवर्नमेंट नहीं है जो हमारे इंडिया में है। और ये कैसे बना, क्यों बना, क्या ज़रूरत पड़ी, तो वो हम देखेंगे। फेडरलिज्म क्या है? सो लेट अस गेट बैक टू द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन बेल्जियम एंड श्रीलंका दैट वी सॉ इन द लास्ट चैप्टर। इससे पहले हम बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में पढ़ चुके हैं, जहाँ पे हमने ये देखा था कि बेल्जियम में क्या था, फेडरल सिस्टम आया था। फेडरल सिस्टम यानी डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट थे, वहाँ पे सेंट्रल था, स्टेट था। लेकिन श्रीलंका में क्या था कि पूरी कंट्री को जो रूल कर रही थी वो एक यूनिटरी गवर्नमेंट कर रही थी, यानी कि एक सिंगल नेशनल गवर्नमेंट रूल कर रही थी। So you would recall that one of the key change made in the constitution of the Belgium was to reduce the power of central government and to give these powers to regional government. पहले बेल्जियम में बिफोर 1992 बेल्जियम में भी पहले यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था। यूनिटरी यानी कि जहाँ पे केवल सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, या फिर जहाँ पे ज़्यादातर पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दी जाती है ना, तो उसे हम यूनिटरी सिस्टम कहते हैं। तो इसको आप कुछ ऐसे समझो कि आपके घर में आप सबके पास कोई पावर नहीं है मगर आपके दादाजी के पास सारी पावर है, सो वो एक यूनिटरी सिस्टम है। लेकिन एक ऐसी फैमिली जहाँ पे मम्मी पापा भाई बहन और दादी दादा सब ने अपनी पावर्स को डिवाइड कर लिया है, जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है तो सबके हित में लिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता यूनिटरी फॉर्म ऑफ द सिस्टम में, यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में। तो जो बेल्जियम है वो 1992 से पहले एक यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट थी, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सबसे ज़्यादा पावर होती थी, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट की ही कुछ पावर्स थी जो स्टेट गवर्नमेंट को दी जाती थी। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो स्टेट गवर्नमेंट की इन पावर्स को ले भी सकता था। मैंने कहा कि मान लो ये सेंट्रल गवर्नमेंट है तो उसकी जो कुछ पावर्स होती थी वो स्टेट गवर्नमेंट को दे दी जाती थी, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो उन पावर्स को स्टेट गवर्नमेंट से फिर से ले भी सकता था। ऐसा कुछ था बेल्जियम में बिफोर 1992। लेकिन फिर क्या हुआ 1992 के टाइम पर, है ना, 1990 तक, 1992 तक यहाँ पे हमारे क्या था, 1992 तक इस तरीके का सिस्टम था, यूनिटरी फॉर्म ऑफ द सिस्टम। लेकिन 1993 में एक बहुत बड़ा चेंज आया। वो चेंज क्या आया? वो चेंज बेल्जियम में ये आया कि कुछ जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स थी ना उनको अब, सॉरी मैं क्या कह रही हूँ कि अब 1993 में क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया। और अब ये कहा गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट गवर्नमेंट है इनकी बिल्कुल अलग पावर्स होंगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स स्टेट गवर्नमेंट को नहीं मिलेंगी, रादर स्टेट गवर्नमेंट को जो पावर्स दी जाएंगी वो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स होंगी। इसका है ना एक बहुत सिंपल सा मतलब है। देखो, जो भी पावर मिल रही थी वो मिल तो सेंटर की ही रही थी स्टेट को। अगर दो भाई बहन हैं और अगर छोटे भाई बहन को
कुछ ज़्यादा पावर्स मिल रही हैं तो वो बड़े भाई बहन की तो पावर्स मिल रही है ना। अगर एक सिंगल बहन है या सिंगल भाई, एक सिंगल बच्चा है फैमिली में, तो ऑब्वियस सी बात है सारा प्यार सारा कुछ जो है उस बच्चे को ही मिलेगा, अकेले बच्चे को। लेकिन अगर दो भाई बहन है, एक छोटा एक बड़ा, तो क्या होगा, बड़े की कुछ चीज़ें, बड़े का जो प्यार मिलना चाहिए था वो उसको छोटे भाई को मिलेगा। बहुत सिंपल सी बात है। हम क्या, हमारे घर में भी हम सुनते ही रहते हैं ये कि जो बड़ा भाई बहन होता है ना, उसकी कुछ जो प्यार है, उसका जो सब कुछ है, बहुत सारा कुछ, वो छोटे भाई बहन को मिल जाता है ना। बड़े भाई बहन को जो लाड़ प्यार अपने मम्मी पापा से मिलना चाहिए था वो थोड़ा सा शेयर हो जाता है, वो थोड़ा छोटे भाई बहन को मिल जाता है। वो डिसेंट्रलाइज हो जाता है, यानी कि वो एक पर ना रह के दूसरे को मिल जाता है थोड़ा बहुत। तो देखा जाए तो जो छोटे भाई बहन को प्यार मिल रहा है या जो सब कुछ उसे मिल रहा है वो बड़े भाई बहन का ही तो मिल रहा है। अगर छोटा नहीं होता तो सारा बड़े का ही होता। तो वैसे यहाँ पे है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ही पावर्स थी जो स्टेट गवर्नमेंट को दी गई थी। लेकिन अब क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट इस बात पे बड़ा वो जताता था, आप कह सकते हो बड़ा घमंड में रहता था इस बात के कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको तो हमारी पावर्स मिल रही हैं और हम चाहें तो वो पावर्स उससे छीन भी सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट से। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता था कि ये कहता था कि जो स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स है वो बेसिकली सेंट्रल की ही हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की ही पावर्स हैं, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो स्टेट गवर्नमेंट की इन पावर्स को छीन भी सकता है। और इससे फिर क्या होता था, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो फिर से बर्बाद हो जाता था, वो फिर से एज अ सबॉर्डिनेट वर्क करता था सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट गवर्नमेंट की और सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स को अलग अलग करके डिफाइन करा गया और ये कहा गया कि जो स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं ये पावर्स जो स्टेट गवर्नमेंट को दी जा रही हैं। ये ऐसा नहीं है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर है, ये वो पावर्स हैं जो उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, जो उसके हित में है स्टेट गवर्नमेंट की, वो पावर उसे मिल रही हैं। ठीक है। सो 1992 तक यहाँ पे हमारे बेल्जियम में क्या था, या बिफोर 1993 आप कह सकते हो या टिल 1992 आप कह सकते हो कि बेल्जियम वॉज ऑल्सो यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, जहाँ पे क्या था, जहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी पावर स्टेट गवर्नमेंट को दी जाती थी एंड सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट को कंट्रोल भी कर सकता था। ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेल्जियम वॉज टू रिड्यूस द पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड टू गिव these powers to the regional government. Regional government existed in Belgium even earlier. They had their roles and powers, but all these powers were given to these governments and could be withdrawn by the central government. Central government ही इनको पावर दे रहा था स्टेट गवर्नमेंट को, चाहे तो उनसे ले भी सकता है। लेकिन 1993 में जो चेंज किया गया कॉन्स्टिट्यूशन में वो ये था कि नाउ the change that took place in 1993 was that regional government were given constitutional powers. जो रीजनल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट आप कह सकते हो उनको कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स मिली थी, यानी वो पावर्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई थी वो पावर्स थी जो कि दी गई थी किसको, स्टेट गवर्नमेंट को, वर नो लॉन्गर डिपेंडेंट ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये जो पावर्स दी गई थी स्टेट गवर्नमेंट को, इसका मतलब ये था कि अब जो स्टेट गवर्नमेंट है वो बिल्कुल भी सबॉर्डिनेट नहीं है और बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट पे। तो ये मेन मोटो था कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इन दोनों को सेपरेट करना, जिससे कि सेंटर जो है वो स्टेट को डोमिनेट ना करे और बार बार स्टेट की जो पावर्स है उसको ना छीने। दस बेल्जियम शिफ्टेड फ्रॉम यूनिटरी टू फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। यहीं पे आ जाता है इम्पॉर्टेंट चीज़, यूनिटरी सिस्टम होता है एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट ही होती है पूरे नेशन में कंट्रोल करने वाली, या अगर दूसरे गवर्नमेंट्स भी एग्जिस्ट करती हैं, अगर रीजनल गवर्नमेंट्स भी एग्जिस्ट करती हैं, सो दे आर सबॉर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगा उसको वो मानना ही पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट को या अदर रीजनल गवर्नमेंट्स को। तो ऐसा कुछ होता है यूनिटरी सिस्टम में। लेकिन फेडरल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में क्या होता है कि हर लेवल ऑफ टीयर के पास हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास, टीयर का मतलब होता है लेवल, तो हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट या हर टीयर ऑफ गवर्नमेंट के पास अपनी खुद की पावर्स होती हैं, कम ज़्यादा हो सकती हैं, दैट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द फेडरलिज्म जो हम देखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिसकी भी जो पावर है वो कोई दूसरा छीन ले, सबकी पावर्स अलग हैं। अगर स्टेट गवर्नमेंट की ये पावर्स हैं तीन,
चाहे वो सेंट्रल से थोड़ी कम भी हों, लेकिन फिर भी ये 3 पावर्स जो हैं ये स्टेट की ही रहेंगी, सेंटर इनको नहीं छीन सकता, कुछ भी चाहे वो कर ले। ठीक है। सो यूनिटरी सिस्टम में क्या होता है, जो नेशनल गवर्नमेंट होती है हैज़ ऑल द पावर्स। जैसे श्रीलंका में था, श्रीलंका में क्या था, वहाँ पे फेडरल सिस्टम नहीं था, लेकिन तमिल लीडर्स चाहते थे कि वहाँ पे एक फेडरल सिस्टम आए। श्रीलंका में सिन्हाला स्पीकिंग कम्युनिटी जो थी वो मेजॉरिटी गवर्नमेंट बनाती थी, और वही जो थी वही पूरे कंट्री में रूल करती थी। और इस वजह से वहाँ पे कई सारे ऐसे ग्रुप्स थे, जैसे तमिल के हो गए, तमिल लीडर्स जो थे दे वांटेड कि श्रीलंका बन जाए एक फेडरल सिस्टम, क्योंकि वहाँ पे जो तमिल लोग थे उनकी कई सारी मांगे थी जो नहीं सुनी जा रही थीं। Federalism is a system of government in which the power is divided between the central authority and various constituent unit of the country. Federalism एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसकी जो पावर्स है उसको डिवाइड किया जाता है सेंट्रल अथॉरिटी के बीच में और बहुत सारी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स यानी स्टेट अथॉरिटीज़ के बीच में। यूजुअली अ फेडरेशन हैज़ 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। फेडरलिज्म में ज़्यादातर 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट भी हो सकते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे इंडिया में है। 2 तो एटलीस्ट होंगे ही होंगे। 1 से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होने चाहिए, दैट मीन्स 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट तो होने ही चाहिए, और 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। 1 इज़ द गवर्नमेंट फॉर द, अब 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट कौन कौन से हैं। एक लेवल है जो पूरी कंट्री को रूल कर रहा है, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर होल कंट्री, एंड जो पूरी कंट्री को देख रहा है ना, वो कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं यानी कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो पूरे नेशन के कॉमन है, उन पे टॉक कर रहा है। इसका एग्जांपल है, स्कूल है आपका, एक स्कूल में आपके प्रिंसिपल होते हैं, फिर कोऑर्डिनेटर्स आते हैं, फिर क्लास टीचर्स आते हैं। अब जो एक पूरे प्रिंसिपल है वो पूरे स्कूल का हित देखेगा, पूरे स्कूल की भलाई देखेगा। अगर स्कूल में मान लीजिए कि लाइब्रेरी नहीं है तो वो लाइब्रेरी बनवाने का काम करेगा, जिससे बच्चे और अच्छा पढ़ पाएँ, सब बच्चों के लिए अच्छा हो पाए, सबके लिए कॉमन लाइब्रेरी बनवाएगा। या फिर अगर कोई इंटेलेक्चुअल क्लास या स्किल क्लास नहीं है आपके स्कूल में तो वो भी बनवा सकते हैं प्रिंसिपल टीचर्स। लेकिन कोऑर्डिनेट टीचर्स क्या करते हैं, वो केवल उस ब्लॉक को देखते हैं, वो केवल आपके 6 to 8 या 10th एंड 12th यहाँ तक देखते हैं। एक पर्टिकुलर ब्लॉक के टीचर्स होते हैं, वो एक पर्टिकुलर ब्लॉक को लुक आफ्टर करते हैं। वो जैसे 6 to 8 वाले जो कोऑर्डिनेटर्स होंगे वो 6 to 8 में अगर कोई भी इंटर क्लास कंपटीशन करवाना है 8th के क्लासेस के बीच में, या 6th और 8th 7th इन तीनों के कोई कंपटीशन करवाना है, या इनका कोई 6 7 8 का फंक्शन करवाना है, तो वो उन तीनों के इंटरेस्ट को देखेगा। 6 7 8 इन तीनों क्लासेस के इंटरेस्ट को कौन देखेगा, कोऑर्डिनेटर। लेकिन जब एक पर्टिकुलर क्लास में जाऊंगी तो वहाँ पर कोई टेस्ट करवाना है आज, या किसी तरीके का कोई स्पीकिंग एक्टिविटी करवानी है, या कोई क्लास टेस्ट करवाना है, कुछ करवाना है क्लास में जो कि केवल एक क्लास को अफेक्ट करेगा, एक क्लास के लिए ही होगा, तो वो होता है क्लास टीचर का या एक सब्जेक्ट टीचर का काम। तो एक गवर्नमेंट जो है वो पूरी कंट्री को लुक आफ्टर कर रही है, और वो देख रही है कि हमारे पूरी कंट्री में क्या नेशनल इंटरेस्ट है, उस पर हम काम करेंगे। सो इज़ यूजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्यू सब्जेक्ट ऑफ कॉमन नेशनल इंटरेस्ट। पूरे देश को देख रही है, पूरे देश में जो भी कुछ उसको लगता है कि पूरे देश के लिए करना चाहिए, जो पूरे देश के लिए भला होगा, तो वो उसको करती है काम। जो अदर गवर्नमेंट है एट लेवल ऑफ प्रोविंसेस और स्टेट, तो स्टेट गवर्नमेंट पे जो आपकी आती है स्टेट लेवल पे जो आपकी गवर्नमेंट आती है, वो क्या करती है, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑफ देयर स्टेट्स। हर दिन स्टेट में क्या करवाना है वो देखती है ना। स्टेट में कुछ भी जो करवाना होगा, स्टेट के लिए जो करवाना होगा, वो काम करेगी स्टेट गवर्नमेंट। फिर एक थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी आता है जो इंडिया में ही है, लाइक बेल्जियम में भी है वो वैसे। सो बोथ दिस लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन्जॉय देयर पावर्स इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर। ये सभी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट जो अपनी अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं। ऐसा नहीं है कि स्टेट के पास सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जब भी चाहे स्टेट की पावर्स ले सके, नहीं दे, एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। एंड थर्ड टीयर ऑफ द गवर्नमेंट भी होता है, जैसे इन इंडिया एंड बेल्जियम, दीज आर द एग्जाम्पल, जहाँ पे तीसरा लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी है। So federations are contrasted with unitary system. Under the unitary system, either
देयर इज़ ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, या तो फेडरलिज्म या तो यूनिटरी सिस्टम में केवल एक ही लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है, या अगर दूसरे लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते भी हैं तो वो सबॉर्डिनेट होते हैं, यानी अंडर में होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो पास कर सकती है ऑर्डर्स को टू द प्रोविंशियल और लोकल लेवल गवर्नमेंट की इस तरीके का चेंज लाना है या ये डिसीजन आपको अपना बदलना है, तो स्टेट गवर्नमेंट हैज़ टू अबाइड बाय द ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कह दिया स्टेट गवर्नमेंट को मानना ही पड़ेगा इन केस ऑफ यूनिटरी सिस्टम। बट फेडरल सिस्टम में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल भी किसी तरीके का ऑर्डर नहीं पास कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट को कि तुम ये करो तुम वो करो। स्टेट गवर्नमेंट विल वर्क बाय इट्स ओन। स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पावर्स ऑफ इट्स ओन फॉर विच इट इज़ नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। कि तुमने ऐसा डिसीजन क्यों ले लिया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को उसको आंसर देने की ज़रूरत नहीं है कि हमने ये डिसीजन अपनी स्टेट के लिए उसके हित के लिए लिया, उसके भले के लिए लिया स्टेट के लिए, है ना। लेकिन ऑल दो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एक दूसरे के लिए आंसरेबल नहीं है। स्टेट इज़ नॉट आंसरेबल टू द स्टेट गवर्नमेंट इज़ नॉट आंसरेबल टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ ऑल्सो नॉट आंसरेबल टू द स्टेट गवर्नमेंट। बट द स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट बोथ आर आंसरेबल टू द पीपल, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट जो भी डिसीजन ले रही है वो लोगों के लिए होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए नहीं होगा। वैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट जो डिसीजन ले रही है वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए नहीं होगा, वो हमारे लिए होगा। तो यहीं से हमें मिलते हैं कुछ की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। तो यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लेवल ऑफ गवर्नमेंट होती हैं, दो या दो से ज़्यादा लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट करते हैं इन फेडरलिज्म। डिफरेंट टीयर्स ऑफ द गवर्नमेंट गवर्न द सेम सिटीजन बट ईच टीयर हैज़ इट्स ओन ज्यूरिसडिक्शन इन स्पेसिफिक मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे क्या देखो डिफरेंट टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, बहुत सारे डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, ये तो हम जानते ही हैं। और ये सभी लेवल ऑफ गवर्नमेंट किसे रूल कर रहे हैं। अगर मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ तो क्या मैं महाराष्ट्रियन हूँ, मैं राजस्थान में रहती हूँ तो क्या मैं अपने आप को राजस्थानी कहूँगी, नहीं, मैं अपने को इंडियन सिटीज़न ही कहूँगी क्योंकि मैं इंडिया में रहती हूँ। तो देखा जाए तो जो डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हैं वो किसको रूल कर रहे हैं, इंडियंस को रूल कर रहे हैं, सेम सिटीजन्स को रूल कर रहे हैं। लेकिन ये सभी जो लेवल ऑफ गवर्नमेंट है हैज़ इट्स ओन ज्यूरिसडिक्शन। ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है, ज्यूरिसडिक्शन को यहाँ पे मैं समझा रही हूँ आपको, देखो jurisdiction the area over which someone has legal authority। jurisdiction का मतलब है कि वो एरिया, अब ये एरिया ना बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, इस एरिया पे ध्यान देना। द एरिया ओवर विच समवन हैज़ लीगल अथॉरिटी, एक एरिया जिस पर किसी सरकार की किसी गवर्नमेंट की लीगल अथॉरिटी हो। लीगल अथॉरिटी यानी कि वहाँ पर उसके पास डिसीजन मेकिंग पावर हो, उस एरिया में उसके पास डिसीजन मेकिंग पावर हो। अब ये जो एरिया शब्द है ना यार, इसको फोकस करो। ये एरिया दो तरह से हो सकता है। एक एरिया का मतलब है जोग्राफिकल एरिया, जोग्राफिकल बाउंड्री से जो एनक्लोज्ड हो। राजस्थान एक जोग्राफिकल एरिया है, ठीक है। उत्तराखंड एक जोग्राफिकल एरिया है। आंध्र प्रदेश एक जोग्राफिकल एरिया है, यानी कि डिफरेंट जोग्राफिकल एरियाज यानी डिफरेंट स्टेट्स, ओके। मगर बट एक दूसरा मतलब भी है एरिया शब्द का। ये एरिया शब्द का दूसरा मतलब है इश्यूज़ या सब्जेक्ट। सो वो इश्यूज़ जिस पर किसी सरकार को डिसीजन बनाने की लेने की पावर हो, तो वो इश्यूज़, वो जो सब्जेक्ट्स हैं, वो जो इश्यूज़ हैं, वो जो टॉपिक्स हैं, वो भी क्या है, ज्यूरिसडिक्शन ही है। So the area and this area can be a geographical boundary or in terms of certain kinds of subject। certain kind of subject इसका क्या मतलब है, अभी हम देखो 3 लिस्ट देखेंगे, उसमें डिफरेंट टॉपिक्स होंगे, इश्यूज़ होंगे। ये जो इश्यूज़ हैं, इन इश्यूज़ पर डिफरेंट सरकारों को डिफरेंट तरह से मतलब डिफरेंट सरकारों को डिसीजन लेने की पावर है। जैसे कि लेट्स से ए, बी और सी, ये 3 हमारे सब्जेक्ट्स हैं यानी टॉपिक्स हैं, इश्यूज़ हैं। मान लो ए पर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन ले पा रही है, बी और सी पर सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन ले पा रही है। तो बी सी क्या हुए, दीज आर द एरियाज अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड ए इज़ द एरिया अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। एरिया मीन्स टॉपिक, सब्जेक्ट, इशू। और बाउंड्रीज से भी इसका मतलब क्या है कि वो स्टेट, वो पर्टिकुलर स्टेट।
तो जैसे स्टेट गवर्नमेंट है वो एक स्टेट को रूल कर रही है, राजस्थान की सरकार राजस्थान में रूल कर रही है, तो राजस्थान की सरकार के अंडर में आता है राजस्थान, तो राजस्थान इज अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ कांग्रेस या जो भी है ना। उसी तरह से ज्यूरिसडिक्शन का एक दूसरा मतलब भी यहाँ पे है कि द सब्जेक्ट्स, द टॉपिक्स जिस पर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को डिसीजन लेने की पावर है। सो ये इसका एक इम्पॉर्टेंट मतलब था कि ज्यूरिसडिक्शन का मतलब होता है द एरिया, वो टॉपिक, वो इशू या वो एरिया बाउंड्री से रिलेटेड भी हो सकता है या वो किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड भी हो सकता है जिस पर किसी भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट को डिसीजन लेने की पावर हो। और हर किसी टीयर का, हर किसी लेवल का अपना ज्यूरिसडिक्शन होता है, कोई इंटरफेरेंस नहीं है कि एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट दूसरे लेवल ऑफ गवर्नमेंट की डिसीजन मेकिंग एरिया में घुस जाए। तो सबका डिसीजन मेकिंग एरिया, जिस सबका एरिया ऑफ लीगल अथॉरिटी अलग होता है। इन स्पेसिफिक मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, कैसा वहाँ पे लेजिस्लेशन होगा, कैसा वहाँ पे टैक्सेशन होगा, कैसा वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन होगा, ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये डिपेंड करती हैं उस ज्यूरिसडिक्शन पे, यानी कि वो एरिया किस के अंडर में आ रहा है। ठीक है, अगर वो एरिया स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में है तो वहाँ पे लेजिस्लेशन, टैक्सेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, तीनों ही चीज़ें वो स्टेट देखेगी। सो वो एरिया जो है, वो जो लीगल अथॉरिटी का एरिया है, वो जो ज्यूरिसडिक्शन है ना, वो किन चीज़ों को इंश्योर करता है। अगर ये ज्यूरिसडिक्शन नहीं होता तो कोई भी किसी भी जगह पे जाके किसी भी तरीके का रूल बनाता, टैक्स लेता, एडमिनिस्ट्रेशन करता, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता। जो भी स्टेट गवर्नमेंट है वो उस स्टेट के लिए ही रिस्पॉन्सिबल है और वो स्टेट का लेजिस्लेशन, टैक्सेशन, एडमिनिस्ट्रेशन तीनों चीज़ों को देखेगी। कौन? वो सरकार। ठीक है। नाउ jurisdiction of the respective level or tier of the government are specified in the constitution। सब चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हैं, जिससे कि कभी भी फ्यूचर में ऐसा ना हो कि कहते हैं ना कि हवा में बातें हो रही हैं, तो हवा में बातों वाली चीज़ को अवॉइड करने के लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन में सभी चीज़ों को लिखा है, जिससे दो चीज़ें होती हैं। एक तो क्या है, एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच चार ऑफ द गवर्नमेंट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि ये तरह की जो लेवल ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट करेगी और इस लेवल ऑफ गवर्नमेंट की कुछ ऐसी अथॉरिटीज़ होंगी। तो कौन सी सरकार एग्जिस्ट करेगी, किस तरह की सरकार एग्जिस्ट करेगी, उसकी क्या क्या पावर्स होंगी, वो सारी चीज़ें जो हैं डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट की कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड है, सब कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशनड है। The fundamental provision of the constitution cannot be unilaterally changed। जो फंडामेंटल प्रोविजंस हैं, जो फंडामेंटल राइट्स हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखी गई हैं, वो कोई एक इंसान नहीं बदल सकता या कोई एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट नहीं बदल सकता। ऐसे चेंजेस के लिए क्या चाहिए, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट का या सभी लेवल ऑफ गवर्नमेंट का साथ में मिलकर कंसेंट चाहिए। कोर्ट के पास पावर होती है टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। कोर्ट हमारी न्यायपालिका है, वो न्याय ही करेगी, कुछ गलत नहीं करेगी, और वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, फ्री है, वो किसी के अंडर में नहीं आती कोर्ट। तो कोर्ट एकदम फ्री होके काम करती है, न्यायपूर्वक काम करती है। और अगर कोई किसी तरीके का गलत डिसीजन लिया जाता है तो कोर्ट के पास पावर है कि वो इंटरप्रेट कर सके कॉन्स्टिट्यूशन को, एंड वो इंटरप्रेट भी कर सकती है पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट को। यानी कि अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट है जिसको हमें लगता है कि यार ये जो पावर है इसको नहीं मिलनी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये वाली पावर सेंट्रल गवर्नमेंट से हटा देनी चाहिए, तो कोर्ट हैज़ द पावर ऑफ रिमूविंग और फॉर एडिंग दैट पावर टू द लेवल ऑफ गवर्नमेंट। द हाइएस्ट कोर्ट एक्ट एज एन अम्पायर। तो हाइएस्ट कोर्ट जो है वो एकदम शासन करती है हमारे देश में। अगर डिस्प्यूट होता है डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में, तो जो भी डिसीजन लिया जाएगा ना कोर्ट के द्वारा, वही एग्जिस्ट करेगा। सो अम्पायर यानी कि एक राजा की तरह वो लुक आफ्टर करती है कि यार कोई भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट गड़बड़ तो नहीं कर रहा। अगर कोई गड़बड़ हो रही है, डिस्प्यूट हो रहा है डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में, तो कोर्ट डिसीजन लेगा कि इस केस में क्या करना है। Now, source of revenue for each level of government are clearly specified to ensure its financial autonomy।
टैक्सेस देखो, पैसा है तभी घर चलता है, तभी देश चलता है, तभी स्टेट चलती है, तभी सब चलता है। तो पैसे से ही शासन किया जा सकता है। इसलिए स्टेट गवर्नमेंट हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, सभी लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास क्या होती है, अपनी फिनेंशियल ऑटोनॉमी होती है, यानी कि टैक्सेस कलेक्ट करने की फ्रीडम होती है। वो जितना टैक्स चाहे लोगों से कलेक्ट कर सकती है, जितना से मतलब ये नहीं कि बेधड़क, मतलब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए डिफरेंट स्टेट्स के पास राइट है कि वो डिफरेंट अपना फिनेंशियल ऑटोनॉमी एग्जिस्ट कर सकती है। अगर कोई स्टेट बड़ी है तो वो ज़्यादा टैक्स कलेक्ट कर सकती है, अगर कोई स्टेट छोटी है तो वो कम टैक्स कलेक्ट करके भी काम चला सकती है। तो टैक्स कलेक्शन बहुत ज़रूरी है टू स्पेसिफाई द फिनेंशियल ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट्स एंड द कंट्री एज वेल, राइट। नाउ जो फेडरल सिस्टम है इसके दो ऑब्जेक्टिव हैं। एक तो ये सेफगार्ड करता है एंड प्रमोट करता है यूनिटी को हमारे देश की, वे साथ ही साथ ये हमारे देश की जो रीजनल डाइवर्सिटी है, जो अनेकता है, उनको भी अकोमोडेट करते हैं, उनको भी एकजुट करता है ना। सो टू एस्पेक्ट्स आर क्रूशल फॉर इंस्टीट्यूशंस एंड प्रैक्टिसेस ऑफ फेडरलिज्म। अगर फेडरलिज्म को चलाना है तो दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। गवर्नमेंट जो है डिफरेंट लेवल्स पर वो एक दूसरे के रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझे, एग्री करें, वो पावर शेयरिंग को समझें, ठीक है, जो पावर शेयरिंग के रूल्स हैं उनको एग्री करें। सो गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल शुड एग्री टू सम रूल्स ऑफ द पावर शेयरिंग। जो पावर शेयरिंग में रूल्स बनाए गए हैं उनको भी वो समझे, डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। साथ ही साथ दे शुड ऑल्सो ट्रस्ट दैट ईच वुड अबाइड बाय इट्स पार्ट ऑफ एग्रीमेंट, यानी कि एक ट्रस्ट होना चाहिए बिटवीन डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट एज वेल, ठीक है। सो दो चीज़ें चाहिए, म्यूचुअल ट्रस्ट चाहिए एंड एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर। हम साथ रहना चाहते हैं, साथ रहेंगे, और एक ट्रस्ट होना चाहिए सभी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट के बीच में। तो आपको बस ऑब्जेक्टिव पेपर आएगा ना तो दो चीज़ें समझनी है, म्यूचुअल ट्रस्ट और एग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, ठीक है। अब यहाँ पे आता है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। तो यहाँ पे देखो क्या है ना कि जो पावर शेयरिंग करी गई है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, वो वेरी करती है फ्रॉम वन फेडरेशन टू अनदर। अब ये जो हमने वेरियस टाइप्स ऑफ फेडरेशन अभी हम पढ़ने वाले हैं, ये क्यों चाहिए? क्योंकि जो भी फेडरल कंट्री बनती है, जो भी फेडरल सिस्टम को अडॉप्ट करती है, वो अपने कुछ हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट हैं उन पर बेस्ड होती है। जो भी डिफरेंट फेडरल कंट्रीज़ हैं उनमें जो फेडरलिज्म इट इज़ बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, ठीक है, इन विच फेडरेशंस वर फॉर्म्ड। तो हमने यहाँ पे देखो पहली ली है, एक तो है कमिंग टुगेदर फेडरेशन। अब इसमें क्या था, कमिंग टुगेदर फेडरेशन में अगर हम कंट्रीज़ लें जैसे यूएसए, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया, तो यहाँ पे क्या था, इतिहास में इनको तोड़ दिया गया था, ये टूट गई थी। ये जो कंट्रीज़ थी बहुत छोटे छोटे हिस्सों में टूट गई थी। ये डिफरेंट छोटे छोटे हिस्सों में जो टूटे हुए रीजन्स थे ये फिर इकट्ठा होते हैं और ये साथ में इकट्ठा होके कमिंग टुगेदर फेडरेशन बनाते हैं, यानी कि जहाँ पे एक बड़ी सी कंट्री होगी, मतलब एक छोटे स्टेट्स होंगे जो मिलकर के बड़े कंट्री को बनाएंगे। जैसे कि मान लो एक छोटी सी देश ये है, एक छोटी सी देश ये है, या आप रीजन्स कह सकते हो, ये है ना। ये इसको थोड़ा अलग करके लेते हैं, ये वाली है, ये है, ये है। तो अब देखो यार कि ये सब जो है ये छोटी छोटी हैं और ये अकेले एग्जिस्ट करेंगी तो उन पे बहुत खतरा भी है, कोई भी इन पे अटैक कर सकता है। एक छोटे बच्चे को अकेले बाहर भेजते हैं क्या? नहीं भेजते, क्योंकि उसे वो भी किडनैप कर सकता है। वैसे ही एक अकेली छोटी स्टेट क्या कर सकती है? अकेले कुछ नहीं कर सकती, इसलिए वी नीड टू ग्रुप देम। तो इन सब ने क्या किया, इन्होंने अपने आप की ग्रुपिंग कर ली और इन्होंने कहा अब हम एक बड़ी कंट्री बन गए हैं। अब एक इतनी सी कंट्री और एक इतनी बड़ी कंट्री में अंतर है ना। अब इतनी बड़ी कंट्री में क्या फ़ायदे होंगे तो वो देखते हैं। सो बाय दिस, सो द फर्स्ट रूट इन्वॉल्व्स इंडिपेंडेंट स्टेट कमिंग टुगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म बिगर यूनिट। इससे क्या होता है कि वो एक बड़ी कंट्री बनाते हैं और इससे ज़्यादा पावरफुल बन जाते हैं बाय पूलिंग सोवेरेनिटी, यानी कि वो अपने जो ये बनी है ना डिफरेंट स्टेट्स जो बनी है तो ये अब एक सुप्रीम कंट्री बन जाते हैं। एंड रिटेनिंग द आइडेंटिटी कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी। और बड़ी कंट्री बनने के बाद क्या होता है, ये अपनी सिक्योरिटी को बढ़ा लेते हैं, ठीक है।
एक और एक 11 कहते हैं ना हम, तो एक छोटी थी मिलकर कितनी बड़ी बन गई, ज़्यादा पावरफुल हो गई। सो जब कमिंग टुगेदर फेडरेशन वो कहते हैं, इसका एग्जाम्पल बहुत सिंपल सा है, यूएसए है, स्विट्ज़रलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। सो इस तरह के सिस्टम में क्या होता है, जो सारी कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स हैं, यानी कि जो सब मिलकर के, ये सब छोटी छोटी मिलकर के जो एक बड़ी कंट्री बनाई है, तो ये हर कोई जो होगी ना, हर स्टेट के पास इक्वल पावर होगी। यानी कि अगर इसको मान लो इसको 10 पावर दे रखी है इस स्टेट को, तो इस स्टेट को भी 10 पावर दे रखी होंगी, इस स्टेट को भी 10 पावर दे रखी होंगी। तो हर स्टेट को क्या दे रखी होती है, 10 पावर दे रख, मतलब हर स्टेट को इक्वल पावर दे रखी होती हैं, ठीक है। सेकेंड रूट इज़ वेयर अ लार्ज कंट्री डिसाइड टू डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट एंड नेशनल गवर्नमेंट। अब हमारे सिस्टम में क्या है, हम तो पहले से इतने बड़े से हैं, हमें तो और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हम तो इतने बड़े हैं। हमने क्या कर दिया, हमने डिफरेंट स्टेट्स बना दी। वहाँ पे क्या था, डिफरेंट स्टेट्स मिल रही थी, यहाँ पे हमने एक स्टेट को, एक देश को डिफरेंट स्टेट्स में बांट दिया। इंडिया, स्पेन, बेल्जियम इसके एग्जाम्पल हैं। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन इसे कहते हैं। इसमें होता क्या है, इसमें क्या है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो ज़्यादा पावरफुल होती है वाइज बाय द स्टेट। सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ पावरफुल मोर देन द स्टेट, बिकॉज अगर स्टेट गवर्नमेंट को बहुत सारी पावर्स दे दी जाएंगी, देखो ये तो बिल्कुल क्लियर बात है कि सेंट्रल और स्टेट सबकी पावर्स अलग होंगी, कोई भी किसी की पावर छीन नहीं सकता। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको थोड़ी कम पावर्स दी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट से, क्योंकि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को बराबर पावर दी जाएंगी तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कभी भी अपनी ऑटोनॉमी, कभी भी अपनी आज़ादी को डिक्लेयर कर देंगी, और वो हम नहीं चाहते। हम यूनाइट रखना चाहते हैं सभी देशों, सभी अपने स्टेट्स को। तो अगर किसी भी स्टेट को ज़्यादा पावर दे दी तो वो स्टेट फ्यूचर में कभी भी अपनी जो है इंडिपेंडेंस, कभी भी अपनी स्वतंत्रता को कर सकता है इम्प्लीमेंट। और इसमें एक और चीज़ है कि देखो सेंटर स्टेट के बीच में हमने देखा कि यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ मोर पावरफुल देन द स्टेट्स। स्टेट्स में भी एक कनेक्शन देखो, जो डिफरेंट स्टेट्स हैं, 29 स्टेट्स हैं ना, तो ये 29 की सारी जो स्टेट्स हैं इन सब के पास भी सेम पावर नहीं होती। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पास तो वैसे भी सेम पावर नहीं होती, क्योंकि सेंटर को ज़्यादा मिलती है, स्टेट को थोड़ी कम मिलती है। और वन मोर थिंग, ये जो सारी स्टेट्स हैं ना, जितनी भी सारी स्टेट्स हैं इंडिया में, वो सबके पास भी सारी इक्वल पावर नहीं होती हैं। सम यूनिट्स आर ग्रांटेड स्पेशल पावर, कुछ यूनिट्स को, कुछ स्टेट्स को स्पेशल पावर दी जाती है। और मैं आपको ये समझाना चाहूँगी एक एग्जाम्पल से, और अभी आप मेरा एग्जाम्पल देखना। सो जो डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट होती हैं ऑफ द फेडरेशन हैव अनइक्वल पावर, सम यूनिट्स आर ग्रांटेड स्पेशल पावर। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसका एग्जाम्पल ना कुछ ऐसे है, देखो इससे आपको ना सब कुछ समझ में आ जाएगा। मैं जो एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ आपको वो ऐसे होगा कि आपके पास एक क्लास है, ठीक है। उस क्लास में आपने एक मॉनिटर बना दिया है। अब ये जो मॉनिटर है, अगर आप मॉनिटर को और क्लास के हर बच्चे को बराबर पावर्स दो, तो क्या उस मॉनिटर की कोई वैल्यू रहेगी? नहीं रहेगी। रादर सभी इंडिपेंडेंट होंगे और पूरे क्लास में कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने सबको बराबर पावर्स दिए हैं, कोई किसी को रूल कर ही नहीं सकता है ना। तो इन दैट केस अगर आपके पास क्लास में 30 बच्चे हों और आपने एक कह दिया कि ये मॉनिटर है ना, लेकिन आपने क्या किया, जो मॉनिटर की सारी पावर्स है ना वो और सब बच्चों को भी दे दी इक्वल इक्वल, तो क्या मॉनिटर के होने का कोई फ़ायदा है? तो बिल्कुल नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। तो इससे क्या हमें पता चलता है कि whenever you have a country, you need to give some more powers to the central government, so that central government can administrate the whole country, whereas state governments should be given some less powers like इन इंडिया। नाउ फर्स्ट एग्जाम्पल तो ये था जिससे आपको ये क्लियर हो गया कि क्यों ज़रूरी है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर्स दी जाए स्टेट गवर्नमेंट से। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक क्लास है 30 बच्चों की और वहाँ पे है एक टीचर। टीचर की क्या आदत है, ये मैथ्स की टीचर है, कि यार वो ना अलग से किसी बच्चे पे ध्यान नहीं देती। वो क्लास में जो पढ़ा के जाती है बस, उसके अलावा वो बिल्कुल नोटिस नहीं करती कि कौन बच्चा ज़्यादा होशियार
है, कौन बच्चा कम होशियार है, कौन बच्चा पढ़ रहा है, कौन बच्चा नहीं पढ़ रहा है, या ये सब कुछ। तो वो टीचर सबको इक्वली लाइकली देखती है, यानी कि 30 के 30 बच्चों में वो ये नहीं चाहती है कि किस बच्चे को स्पेशल अटेंशन देने की ज़रूरत है, किस बच्चे को मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क देने की ज़रूरत है, किस बच्चे को एक्स्ट्रा क्लासेस देने की ज़रूरत है। तो वो टीचर क्या कर रही है, वो जो डफर बच्चा है उसको डफर ही छोड़ रही है, जो होशियार बच्चा है वो तो होशियार है ही। तो जो वीक सेक्शन है हमारी क्लास का, या जो वीक ग्रुप है हमारी क्लास का, उस पर अगर टीचर ध्यान ही नहीं देगी तो क्या वो जो वीक बच्चा है या जो वीक ग्रुप है क्लास का, वो उठ पाएगा थोड़ा, और वो और होशियार बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो टीचर ही ध्यान नहीं दे रही है बच्चे पे, वो तो सबको एक समान देख रही है, राइट। नाउ एक बहुत अच्छी टीचर है इंग्लिश की, और वो क्या कहती है कि मैं तो हर बच्चे पे स्पेशल अटेंशन दूंगी अगर मुझे लगेगा कि वो बच्चा जो मैं समझा रही हूँ या जो मैं पढ़ा रही हूँ वो नहीं पढ़ पा रहा। तो 30 में से वो 10 बच्चे ऐसे देखती है जो वीक हैं, और वो 10 बच्चों पे वो स्पेशल अटेंशन देती है। इससे क्या होता है, वो 10 बच्चे भी अपने आप को डेवलप कर पाते हैं। वो टीचर ने उनको एक्स्ट्रा होमवर्क दिया, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स करवाए, उन 10 बच्चों को बहुत कुछ अच्छे से करवाया, उन 10 बच्चों को जो कि वीक थे, और एग्ज़ाम में देखो वो जो 10 बच्चे थे वो भी अच्छे नंबर ले आए। सो दैट मीन्स वो बच्चे डेवलप हुए हैं या नहीं हुए हैं? हुए हैं। किसकी क्लास में हुए हैं? इंग्लिश की क्लास में हुए हैं। लेकिन मैथ्स की क्लास में बच्चे डेवलप क्यों नहीं हो पाए? क्योंकि उन पे स्पेशल अटेंशन ही नहीं दी गई, उनकी गलतियाँ ही उनको नहीं दिखाई गई, उनको एक्स्ट्रा वर्क, एक्स्ट्रा काम ही नहीं दिया गया। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि हमारे भारत में जितनी भी सारी स्टेट्स हैं वो सारी स्टेट्स बराबर नहीं हैं। कुछ स्टेट्स ज़्यादा पावरफुल है, कुछ स्टेट्स वीक हैं, कुछ स्टेट्स रिच है, कुछ स्टेट्स पुअर हैं। तो जो स्टेट्स पुअर हैं या जो स्टेट्स गरीब हैं, जो स्टेट्स लेस डेवलप्ड हैं, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ लिखी गई है कि उनको हमें स्पेशल पावर्स देना क्या है, ज़रूरी है। व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री? तो यहाँ पे हमने देख लिया कि यार हमारे इंडिया में होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन के 2 एडवांटेजेस भी मैंने आपको बताए, और आप इन जो 2 एडवांटेजेस मैंने बताए इनको अच्छी लैंग्वेज में लिखकर एग्ज़ाम में आएंगे। ऑल्दो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होगा तो जो किताब की लाइनें हैं बस वही आनी है ना। सो अब यहाँ पे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि इंडिया को कैसे फेडरल कंट्री माना गया है। अब आप लोग कहेंगे बहुत सिंपल सी बात है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया, छाप दिया शब्द फेडरल, हो गई हमारी इंडिया फेडरल कंट्री। नहीं, ऐसा नहीं है। इन आर कॉन्स्टिट्यूशन द वर्ड फेडरलिज्म इज़ नॉट मैंशनड क्लियरली, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये शब्द फेडरलिज्म या फेडरेशन नहीं लिखा गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में द वर्ड फेडरेशन हैज़ नॉट बीन यूज्ड। सो देन हाउ वी कॉल इंडिया फेडरल कंट्री? हाउ वी कैन से कि इंडिया के फेडरल कंट्री का एग्जाम्पल है? बिकॉज इंडिया वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक शब्द यूज़ किया गया है, इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्ड इंडिया एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी स्टेट्स को मिलाकर के बनी है इंडिया, और जहाँ स्टेट्स शब्द आ गया वहीं पे फेडरलिज्म आ गया। और यहाँ से हमें ये पता चल गया कि इंडियन यूनियन इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म, बट द वर्ड फेडरलिज्म इज़ नॉट क्लियरली मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखते हैं 7 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म मेंशन्ड अबव, हमने देख चुके हैं। इसमें हमने एक वर्ड देखा था ज्यूरिसडिक्शन। अब ये जो ज्यूरिसडिक्शन शब्द था, इससे हमें यहाँ पे कुछ ऐसा पता चला था कि ये जो ज्यूरिसडिक्शन है इज़ द एरिया ऑफ लीगल अथॉरिटी। ठीक है, ये ज्यूरिसडिक्शन का मैंने यहाँ पे आपको डेफिनेशन भी बताया था, है ना। हाँ, सो द एरिया ओवर विच समवन हैज़ द लीगल अथॉरिटी। अब ये एरिया शब्द का यहाँ पे हम एक बहुत सही सा मतलब देखने वाले हैं, है ना। एरिया शब्द का जो मतलब हम इंडिया में देखेंगे वो क्या है, वो उन सब्जेक्ट्स को लेकर के है जिन सब्जेक्ट्स पे डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट को डिसीजन लेने की पावर है। द एरिया, द टॉपिक्स जहाँ पे डिफरेंट लेवल्स जो हैं वो अपने डिसीजन लेते हैं। सो यहाँ पे जो लिखा है ना, लेट अस गो बैक टू द 7 फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म मेंशन्ड अबव। वी कैन सी दैट ऑल these features applied to the provisions of the Indian Constitution. The Constitution originally provided for a two-tier system of government. The Union government
और व्हाट वी कॉल द सेंट्रल गवर्नमेंट रिप्रेजेंटिंग द यूनियन ऑफ इंडिया। तो हमने क्या बोला कि हमारे स्टेट गवर्नमेंट है, इसे हम यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं, एंड स्टेट गवर्नमेंट है, और यही हमारे क्या बनाती हैं, यूनियन ऑफ इंडिया बनाती हैं। सो यूनियन गवर्नमेंट है जिसे हम स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं, जो हमारी यूनियन ऑफ इंडिया कहलाती है ना, और स्टेट गवर्नमेंट भी हमारे पास है। सो यूनियन ऑफ इंडिया दैट इज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, दे फॉर्म आर कंट्री इंडिया। लेकिन वी हैव अ थर्ड टीयर ऑफ we have a third tier also of a government. So later a third tier of federalism was also added in the form of पंचायत and municipalities. पंचायत म्यूनिसिपैलिटीज़ एक ही चीज़ है, लोकल गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करती है। पंचायत हमारे विलेजेस में काम करती है, म्यूनिसिपैलिटीज़ हमारे अर्बन एरियाज़ की लोकल गवर्नमेंट है। सो अब यहाँ पे हम थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम इन ज्यूरिसडिक्शन को जान लेते हैं, यानी उन टॉपिक्स को जान लेते हैं जिस पर डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट को डिसीजन लेने की पावर है। अब यहाँ पे आती है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट क्या है? तो देखो यार, यूनियन लिस्ट क्या है? यूनियन शब्द से हमें पता चलता है, यूनियन का मतलब होता है एक देश, नेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट को हम यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं क्योंकि वो एक नेशनल गवर्नमेंट है। तो वो टॉपिक्स जो कि हमारे नेशनल इश्यूज होते हैं, जिन पे नेशनल गवर्नमेंट को डिसीजन लेने की पावर होती है, तो वो हमारी कहलाती है यूनियन लिस्ट। सो यूनियन लिस्ट इंक्लूड सब्जेक्ट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, जिसमें हमारे जो नेशन है, हमारा देश है, उससे रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं, या जो ऐसे इश्यूज़ हैं जो हमारे पूरे देश को अफेक्ट करते हैं, सच एज डिफेंस हो गया, या फॉरेन अफेयर्स हो गए, बैंकिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, करेंसी हो गया। पूरे देश की करेंसी एक होती है, राजस्थान की, महाराष्ट्र की, उत्तराखंड की करेंसी अलग थोड़ी ना होती। वी हैव सेम करेंसी दैट इज़ रुपीज़ इन अ कंट्री। सो फॉरेन अफेयर्स हो गए, बैंकिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, करेंसी हो गए, इन सब पर जो ये सब हमारे टॉपिक्स है जो यूनियन लिस्ट में आते हैं, और इन सब पर डिसीजन लेने की पावर होती है यूनियन गवर्नमेंट को। दे आर इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट बिकॉज वी नीड अ यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑन दीज मैटर्स। इन मैटर्स पे हमें क्या चाहिए? एक यूनिफॉर्म पॉलिसीज चाहिए। अब जो करेंसी है वो पूरे देश में फॉलो होगी ना, एक यूनिफॉर्म पॉलिसी है करेंसी। कम्युनिकेशन, बैंकिंग, फॉरेन अफेयर्स, ये पूरे देश के लिए हैं, पूरे देश के लिए समान रूप से हैं। तो ये जो टॉपिक्स हैं, ये हमारे टॉपिक्स आते हैं किसमें? यूनियन लिस्ट में। और द यूनियन गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट मेंशन इन यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट में जितने भी टॉपिक्स आते हैं उस पर यूनियन गवर्नमेंट को ही डिसीजन लेने की पावर है, स्टेट गवर्नमेंट उस पर इंटरफेयर बिल्कुल नहीं करती। फिर आती है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में वो सब्जेक्ट आते हैं जो किसी स्टेट या लोकल इम्पोर्टेंस के लिए होते हैं, स्टेट के लिए होते हैं, या स्टेट से भी रीचे जो डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं उनको जो अफेक्ट करते हैं, जैसे कि पुलिस हो गया, ट्रेड हो गया, कॉमर्स हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इरिगेशन हो गया। अब आप एग्रीकल्चर लो, हर स्टेट का अलग है ना, क्योंकि हर स्टेट की जोग्राफिकल एरिया अलग है। तो हर स्टेट का एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ये स्टेट वाइज मैटर्स है, हर स्टेट के अलग है, ये स्टेट लिस्ट में आते हैं। और ये जो टॉपिक्स हैं इन पर स्टेट गवर्नमेंट जो होती है वो डिसीजन लेती है। सो और भी एग्जांपल्स है, फॉरेस्ट है, ट्रेड है, ट्रेड यूनियंस हैं, मैरिजेस हैं, अडॉप्शन है, सक्सेशन है। इन टॉपिक्स पे क्या होता है? यूनियन एज वेल एज यूनियन एज वेल एज द सेंट्रल स्टेट कैन, द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट बोथ कैन टेक डिसीजन। तो यहाँ पे जो थे ना, ये टॉपिक्स थे जो कि द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ द पावर्स टू टेक डिसीजंस ऑन दीज मैटर्स। देन यहाँ पे ना थोड़ा सा आई थिंक मिसप्रिंट है, यहाँ पे देखो फिर क्या होता है कि फिर आते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। तो कॉन्करेंट लिस्ट में क्या आता है? वो टॉपिक्स आते हैं जो कि बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों के अंडर में आते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस, मैरिजेस, एडॉप्शन, सक्सेशन। ठीक है, तो आप इसको ना देखो, मैरिजेस से रिलेटेड आपको याद हो जाएगा मैरिज, मैरिज के बाद एडॉप्शन, फिर सक्सेशन यानी प्रॉपर्टी किसको जाएगी। तो मैरिज, एडॉप्शन, सक्सेशन ये तो एक जैसे थे, थोड़े आपको याद हो गए। फॉरेस्ट और ट्रेड यूनियन ये दो और याद कर लो। सो इस पर क्या है? यूनियन एज वेल एज जो स्टेट गवर्नमेंट है दोनों डिसीजन ले सकती हैं।
लेकिन अगर लड़ाई हो गई, अगर सेंट्रल और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट हो गया, कन्फ्लिक्ट हो गया कि नहीं ये डिसीजन लेना चाहिए, नहीं ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, सो इन दैट केस व्हेन कन्फ्लिक्ट अराइजेज द डिसीजन टेकन अप बाय द यूनियन गवर्नमेंट विल प्रवेल। यानी ऐसा होता है अगर स्टेट और यूनियन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट हो जाता है इन टॉपिक्स को रिलेटेड, इन टॉपिक्स के डिसीजन इन टॉपिक्स पर अगर कोई डिसीजन लिया जा रहा है और तब कन्फ्लिक्ट हो गया, तो यूनियन गवर्नमेंट का जो डिसीजन है वही प्रवेल करेगा, स्टेट गवर्नमेंट का डिसीजन विल नॉट प्रवेल। सो इफ देयर लॉज कन्फ्लिक्ट विद ईच अदर द लॉ मेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट विल प्रवेल। अच्छा ठीक है, चलो, लेकिन एक चीज़ है जो यहाँ पे छूट जाती है और वो चीज़ है रिलेटेड टू आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब आप ये जानते हो कि जो हमारी आईटी इंडस्ट्री है यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है, जिसमें हम कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर्स, नेटवर्क, इन सब की बात करते हैं, ये उस समय पर नहीं थे, लेकिन इन पर भी तो लॉज होने चाहिए ना, है ना, लॉज तो इन पर भी होने चाहिए। तो लॉज जो कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स पे लिए जाते हैं जो कि उस समय पर एग्जिस्ट नहीं करते थे, तो उनको हमने एक चौथी लिस्ट है उसमें डाल दिया है। वो लिस्ट है रेसिडुअरी लिस्ट। सो जो सब्जेक्ट जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया जो उस समय पर आया ही नहीं था, तो एक रेसिडुअरी लिस्ट है जिसमें उन टॉपिक्स को आप डाल सकते हो जो कि उस समय पे नहीं थे, है ना। एंड अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन गवर्नमेंट, कि देखो यहाँ पे हमें पता चलता है किस तरह से यूनियन गवर्नमेंट के पास थोड़ी ज़्यादा पावर्स है सेंट्रल गवर्नमेंट से। यहाँ पे भी देखो यूनियन गवर्नमेंट ही पावर ले सकती है रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स पे। रेसिडुअरी सब्जेक्ट यानी कि वो सब्जेक्ट जो रिमेनिंग है, जो बच गए हैं, ठीक है। नाउ आज मुझे तो ये ना वीडियो मतलब आपके लिए देना है, पूरा कंप्लीट करना है। सो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस से इस चैप्टर को समझें, कोशिश करें समझने की, राइट। सो वी नोटेड अबव दैट मोस्ट फेडरेशंस आर फॉर्म्ड बाय होल्डिंग टुगेदर डू नॉट गिव इक्वल पावर टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट। हमने देखा होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में सारी जो पावर्स होती है वो इक्वल नहीं होती है बिटवीन द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। Thus, all states in the Indian Union do not have identical powers. तो हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे अनइक्वल पावर्स होती है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट एज वेल, एंड बिटवीन स्टेट एज वेल, बिटवीन द स्टेट्स एज वेल, अमंग द स्टेट्स एज वेल। जो स्टेट्स हैं उनके पास डिफरेंट पावर्स होती हैं। कुछ स्टेट्स होती है जिनके पास स्पेशल पावर्स होती हैं, जैसे कि असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, जो कि एक्चुअली ज़्यादा डेवलप नहीं हो पा रही हैं, या फिर जो हम चाहते हैं कि यहाँ की ब्यूटी, यहाँ का नेचर कंजर्व करा जा सके, क्योंकि ये फॉरेस्ट इलाका आता है, तो ये जो एरिया है इसको कंजर्व किया जा सके, इस एरिया को बचा के रखा जा सके, ह्यूमन एक्सप्लॉयट ना करे इस रीजन को। सो यहाँ पे कुछ स्पेशल पावर्स एग्जिस्ट करती हैं अंडर सर्टेन प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे कुछ प्रोविजंस हैं, यानी कि कुछ एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस मिली गई हैं इन तरह के स्टेट्स को, उनको स्पेशल पावर्स मिलती हैं अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 371। आर्टिकल 371 है जिसके अंडर में ये स्टेट्स असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम स्पेशल पावर्स क्या एंजॉय करते हैं ड्यू टू देयर पिक्यूलियर सोशल एंड हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस। वो कुछ भी हो सकता है, सोशल या हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस। अब जैसे कि मैं बताऊँ आपको, ये जो स्टेट्स हैं ये ज़्यादा पढ़े लिखे डेवलप भी नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे कुछ स्पेशल लॉज हैं, या फिर इसलिए भी हो सकता है क्योंकि ये बहुत सुंदर इलाके हैं, इनको कंजर्व किया जा सके, प्रिजर्व किया जा सके, इसलिए भी। सो ये जो स्पेशल पावर्स हैं ये स्पेशली इंजॉय किए जाते हैं in these states only in relation to protection of land, rights of indigenous people, their culture, and also preferential culture, and also preferential employment in government services। देखो यार, कुछ इतना इम्पॉर्टेंट बात जो है यहाँ पे वो ये है कि ये स्टेट्स क्यों इन्जॉय करती हैं स्पेशल पावर्स, क्योंकि यहाँ पे लैंड जो है उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ के कल्चर को बचाने की कोशिश की जा रही है। तो जब किसी चीज़ को प्रिजर्व करने की या किसी जगह को डेवलप करने की जब कोशिश की जाती है ना, फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ द लैंड और द कल्चर, टू कंजर्व या टू प्रिजर्व द लैंड एंड द कल्चर एज वेल एज टू डेवलप द स्टेट्स, इस तरीके के जो स्पेशल प्रिविलेजेस दिए जाते हैं उन स्टेट्स को। इंडियंस हु आर नॉट परमानेंट रेसिडेंट्स ऑफ दिस स्टेट कैन नॉट बाय लैंड और हाउस हेयर। अब जैसे जम्मू एंड कश्मीर में भी है
कि अगर आप वहाँ के सिटीजन्स नहीं हो तो आप वहाँ पे लैंड नहीं कर सकते हो, खरीद सकते हो, है ना। सम स्टेट्स, एक सेकेंड, सिमिलर स्पेशल प्रोविजंस एग्जिस्ट फॉर सम अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया एज वेल। अब यहाँ पे हमारा यूनियन टेरिटरी का कंसेप्ट है जो आता है, जो आज तक बच्चों को क्लियर नहीं हुआ था, अब क्लियर हो जाएगा। कई ऐसे हमारे यूनिट्स हैं इंडियन यूनियन की, यूनिट्स यानी स्टेट्स हैं हमारे भारत की, जो बहुत छोटी हैं, वो साइज़ में भी छोटी हूँ, उनके पास पावर भी बहुत कम है। दीज आर एरियाज विच आर टू स्मॉल टू बिकम इंडिपेंडेंट स्टेट्स। वो बहुत छोटे, अब छोटे बच्चों को अकेले थोड़ी ना छोड़ देंगे, उनको अकेला नहीं रखा जाता, वैसे ही स्टेट्स को भी अकेले नहीं रखा जाता जो बहुत छोटी हैं। इनके पास पावर भी बहुत कम है, जो जितना छोटा उसका होता है उसके बाद इतनी कम पावर होती है। वैसे ही जो ये स्टेट्स इतनी छोटी है, इनके पास पावर भी कम है, बट विच कुड नॉट बी मर्ज विद एनी अदर एग्जिस्टिंग स्टेट। लेकिन ये जो स्टेट्स हैं ये कुछ अपना डिफरेंट कल्चर एक्सरसाइज करती हैं, इनका कोई डिफरेंट अपना ट्रेडिशन है, तो उनको दूसरे किसी स्टेट के साथ मिलाया भी नहीं जा सकता। जैसे चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है, या हमारी दिल्ली है, ये सब यूनियन टेरिटरीज़ कहलाती हैं। इस वजह से ये वो टेरिटरीज़ या स्टेट्स हैं जो यूनियन के अंदर आती हैं, यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती हैं। ये टेरिटरीज़ जो होती हैं इनमें स्टेट गवर्नमेंट का रूल नहीं होता, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर इसमें होता है, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ और आपको उसका आंसर सर्च करना है कि दिल्ली जो है वो एक यूनियन टेरिटरी है, लेकिन फिर भी वहाँ पर क्यों, आपको मुझे बताना है कि स्टेट गवर्नमेंट भी है, केजरीवाल जी हैं वहाँ पे, तो ऐसा क्यों है ना। So this sharing of power between the union government and the state government is basic to the structure of the constitution. तो हमने यहाँ पे देखा कि जो यूनियन गवर्नमेंट है एंड स्टेट गवर्नमेंट है, क्या है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर बना रही हैं। सो मतलब यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई हैं और यही हैं जो हमारे पावर शेयरिंग का बेसिक स्ट्रक्चर बना रही हैं। अगर कोई भी पावर शेयरिंग में चेंज करना हो, कोई अरेंजमेंट पावर शेयरिंग का बदलना हो, वो बदलना आसान नहीं है। उसके लिए क्या करना होगा, द पार्लियामेंट कैन नॉट ऑन इट्स ओन चेंज इट्स अरेंजमेंट। पावर शेयरिंग के अरेंजमेंट को बदलना पार्लियामेंट अकेला नहीं कर सकता। एनी चेंज टू इट हैज़ टू बी फर्स्ट पास्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट विद एट लीस्ट 2/3 majority. Then it has to be ratified by the legislatures of at least half of the total states. बहुत मुश्किल है, देखो क्या है, पार्लियामेंट अकेला नहीं बदल सकता इन अरेंजमेंट को। इन अरेंजमेंट्स को बदलने के लिए जो भी पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज हैं, हाउसेज है ना हमारे पार्लियामेंट के, दो हाउसेज हैं, आप मुझे नाम बताएंगे उनकी, तो उन दोनों ही हाउसेज से वो विद एट लीस्ट 2/3 मेजोरिटी पास होना चाहिए। तो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज से वो 2/3 मेजोरिटी के साथ पास होना चाहिए, ठीक है। हर जो हाउस है पार्लियामेंट का, वहाँ से विद एट लीस्ट 2/3 मेजोरिटी जब वो पास होगा तो पहली कंडीशन फुलफिल होगी। देन उसको जो लेजिस्लेचर्स हैं हमारे स्टेट के, जिन्हें हम MLAs कहते हैं, तो वहाँ पर भी जाना होगा उस पास उस बिल को, जो हम चाहते हैं उस बिल को लॉ बनाना। वो जो बिल है जिसमें ये लिखा है कि आपके पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को बदला जाए, तो उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से पास होना होगा विद एट लीस्ट 2/3 मेजोरिटी। फिर इट हैज़ टू बी रेटिफाइड, यानी कि वो लेजिस्लेचर्स जो है ना हमारे स्टेट्स के, उनके पास जाएगा। एंड अगर जो टोटल स्टेट्स का हाफ हो गया, हमारे टोटल 28 स्टेट्स हैं, तो 14 स्टेट्स जो है ना वो हाँ में होनी चाहिए, एटलीस्ट 14 स्टेट्स हाँ होनी चाहिए कि हाँ बदला जाएगा। मतलब कि इसका ऐसे हो गया कि पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस से विद एटलीस्ट 2/3 मेजोरिटी वो पास हो, फिर एक कंडीशन फुलफिल हो। दूसरी कंडीशन क्या है, हमारी 28 स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स में से आधी स्टेट्स, मिनिमम आधी स्टेट्स यानी 14 स्टेट्स जो हैं वो हाँ कहनी चाहिए कि ठीक है ये लॉ बन सकता है, पावर शेयरिंग में ये चेंज किया जा सकता है। दैट क्लियर नाउ।
Judiciary plays an important role in overseeing the implementation of the constitutional provisions and procedures. Judiciary का एक बहुत important role रहता है हमारे भारत में, हमारे इंडिया में, है ना, इम्प्लीमेंट ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस। तो जुडिशरी ये देखता है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में सारी चीज़ें लिखी गई हैं वो ढंग से यहाँ पे इम्प्लीमेंट तो हो रही है ना देश में, एंड प्रोसीजर्स एज वेल। इन एनी केस अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है पावर शेयरिंग के बीच में, तो हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जो है वो डिसीजन ले सकते हैं। जो यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट है ये अपने रिसोर्सेज को बढ़ा सकते हैं, यानी कि ये ज़्यादा पैसा भी इकट्ठा कर सकते हैं। मतलब बेसिकली यहाँ पे बोल रहे हैं कि यूनियन एंड जो स्टेट गवर्नमेंट है उनके पास ये पावर होती है कि वो अपने रिसोर्सेज को बढ़ा सकते हैं। कैसे रिसोर्सेज को बढ़ाएंगे, कैसे अपने पैसों को बढ़ाएंगे? लेविंग टैक्सेस इन ऑर्डर टू कैरी ऑन द गवर्नमेंट एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन टू ईच ऑफ देम। देखो पैसा चाहिए होता है ना देश को चलाने के लिए भी, यहाँ स्टेट को चलाने के लिए भी। तो देश को चलाने के लिए जो नेशनल गवर्नमेंट है और जो स्टेट है उसको चलाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट ये पैसा इकट्ठा करती है। ज़रूरत पड़ने पे ये टैक्सेस को बढ़ा भी देती हैं सो दैट ये गवर्नमेंट को ढंग से चला सके और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन पर है उनको भी ये पूरा कर सके, क्योंकि पैसों से बहुत सारे काम होते हैं। नाउ हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। तो हमारा वीडियो अभी 54 मिनट्स का हो गया है और मेरे हिसाब से ये 1 hour 30 minutes का बनेगा। सो देखो हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस आर नेसेसरी फॉर सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म बट दीज आर नॉट सफिशिएंट. If federal experiment has succeeded in India, it is not merely because of the clearly laid out constitutional provisions. The real success of federalism in India can be attributed to the nature of democratic politics in our country. इसका मतलब ये है कि जो सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, क्या इसकी वजह से हमारा कंट्री जो है इतना ढंग से काम कर पा रहा है? ऐसा नहीं है। हमारे जो देश है, हमारा जो कंट्री है, उसमें जो ढंग से काम हो पा रहे हैं वो बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ द डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। जो हमारा डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है हमारे देश का, वो कुछ ऐसा है कि दिस एंश्योर दैट द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, वो कुछ ऐसा है कि हमारा जो फेडरलिज्म है, हमारा जो डाइवर्सिटी है एंड हमारा जो डिज़ायर है टू लिव टुगेदर, ये सब चीज़ जो है ये कंजर्व्ड रह पाती हैं। यानी कि दिस एंश्योर द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड डिज़ायर टू लिव टुगेदर बिकम शेयर्ड आइडल्स इन आवर कंट्री। ये कंजर्व्ड रह पाए। हम चाहते हैं कि हमारे देश में डाइवर्सिटी बची रहे, तो वो बचेगी। हमारे देश में लोग साथ में रहेंगे कब? जब हमारे देश में ऐसा डेमोक्रेटिक सिस्टम होगा जो है आज, है ना। सो यहाँ पे हम देखते हैं लिंग्विस्टिक स्टेट्स, देन लैंग्वेज पॉलिसी एंड सेंटर स्टेट रिलेशन। ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे फेडरलिज्म को सक्सेसफुल बनाती हैं इंडिया में, जो फेडरल स्ट्रक्चर को इंडिया में बहुत सक्सेसफुल बनाती हैं। सो लिंग्विस्टिक स्टेट वॉज फर्स्ट एंड अ मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। अगर आप देखोगे ना पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, तो आप देखोगे कि हमारा जो मैप है वो 1947 से और 2019 तक आते आते बहुत कुछ बदला है। कई सारे नए स्टेट्स जो हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, कई नए स्टेट्स हैं जो बने हैं। एरियाज, बाउंड्रीज एंड नेम्स ऑफ द स्टेट्स हैव बीन चेंज। 1947 में जो बाउंड्रीज थी सेवरल ओल्ड स्टेट्स की, यानी जो पुरानी स्टेट्स की बाउंड्रीज थी ना इंडिया में, वो बदल दी गई हैं इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू स्टेट्स। और ये क्यों बनाई गई न्यू स्टेट? सो दैट जो एक जैसे भाषा बोलने वाले लोग हैं उनको एक साथ रखा जा सके। अब मान लो आपकी फैमिली है, आपकी फैमिली में आपकी मम्मी तमिल बोलती है, आपके पापा हिंदी बोलते हैं, आपकी जो दादी जी हैं वो फ्रेंच बोलती हैं, तो क्या आप ऐसे फैमिली में सर्वाइव कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। इसीलिए क्या चाहिए कि एक पूरी फैमिली में सब लोग एक जैसी भाषा बोले, एक जैसा इंटरेस्ट शेयर करें। तो एक फैमिली बना दी गई, एक स्टेट बना दी गई जहाँ पे केवल तमिल स्पीकिंग बोल रहे हैं, जहाँ पे केवल मराठी बोल रहे हैं, जहाँ पे केवल हिंदी बोल रहे हैं, जहाँ पे केवल राजस्थानी बोल रहे हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स बना दी गई और डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स जो हैं ये डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस अपनी बोलती हैं। So this was done to ensure that people who spoke the same language lived in the same state. Some states were created not on the basis of language. अभी जो सारी states बनाई गई हैं ये
नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। अब जैसे आपका क्या कहते हैं, तमिलनाडु इज़ मेड अप बिकॉज जो वहाँ का लैंग्वेज की वजह से, कर्नाटका वहाँ पे बना क्योंकि अपनी लैंग्वेज की वजह से, लेकिन कुछ स्टेट्स है जो अपनी लैंग्वेज की वजह से नहीं बनी है। ये स्टेट्स जो हैं ये इसलिए बनी गई हैं, ये इसलिए डिज़ाइन करी गई हैं क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट एथनिसिटी है और यहाँ का जोग्राफिकल एरिया थोड़ा डिफरेंट है। इसके एग्जाम्पल्स हैं नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड। तो नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड में जो स्टेट्स बनी है वो इसलिए नहीं बनी है क्योंकि वहाँ पे अलग लैंग्वेज बोलते थे, बल्कि वो इसलिए बनी क्योंकि यहाँ पे कल्चर थोड़ा अलग है, यहाँ की ज्योग्राफी थोड़ी अलग है, यहाँ पे थोड़ी एथनिसिटी अलग है, लोगों की कम्युनिटी अलग है। So, when the demand for the formation of the state on the basis of language was raised, some national leaders feared that it would lead to disintegration of the country। यानी कि अगर हमने क्या किया, हमने नई स्टेट्स बनाई ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज, तो वो क्या करेंगी, हमारे ऐसे नेशनल लीडर्स को लगता था कि वो अपनी एक इंडिपेंडेंट कंट्री की मांग करेंगे। वो डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री, जब एक नई स्टेट बन जाएगी जहाँ पे एक लैंग्वेज बोलने वाले लोग होंगे, तो वो जो स्टेट है वो अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देगी फ्रॉम आवर कंट्री। ऐसा डर था हमारे लीडर्स को। इस वजह से उन्होंने पहले स्टार्टिंग में तो बिल्कुल भी नहीं किया क्या, लैंग्वेज स्टेट्स को डिवाइड नहीं किया उन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज। द सेंट्रल गवर्नमेंट रेजिस्टेड लिंग्विस्टिक स्टेट फॉर सम टाइम। लेकिन अभी एक्सपीरियंस किया गया है हमारे देश में कुछ टाइम बाद, जब ऐसा करा गया, जब जो स्टेट्स गवर्नमेंट थी वो बनाई गई ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज, तो उस समय पर क्या हुआ, देखा गया कि इससे तो और अच्छा हो रहा है काम। लिंग्विस्टिक स्टेट हैज़ एक्चुअली मेड कंट्री मोर यूनाइटेड। इट हैज़ मेड आवर एडमिनिस्ट्रेशन मोर ईजियर। अब एक स्टेट के लोग जो हैं, उनका जो सीएम है वो भी उनकी भाषा समझता है, तो वो जो सीएम है वो बहुत आराम से उस स्टेट को चला पा रहा है। वरना पहले बहुत दिक्कत आती थी क्योंकि जो एक स्टेट है उसमें सारे तरह के लोग मिक्सअप होते थे। इससे जो भी मतलब सीएम होते थे, स्टेट गवर्नमेंट को जो लीड करते थे, तो वो लोगों को बहुत दिक्कत आती थी। इवन वहाँ पे रहने वाले लोगों को भी बहुत दिक्कत आती थी। ठीक है। अब लैंग्वेज पॉलिसी, अब यहाँ पे तो हो गया कि यार ठीक है, स्टेट जो है स्टेट बना दी और इस स्टेट में जो है आपकी लैंग्वेज बोली जाएगी, जो आप बोलना चाहते हो वो आप यहाँ पे बोलो आराम से, आपका घर बना दिया एक लैंग्वेज का, हिंदी लैंग्वेज हाउस, इंग्लिश लैंग्वेज हाउस। लेकिन जब हम एक नेशन में कम्युनिकेशन करते हैं ना, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में या एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, तो बहुत दिक्कत आती थी क्योंकि हमारे इंडिया में ज़्यादातर जो लोग थे, 40% लोग जो थे वो तो क्या बोलते थे, हिंदी बोलते थे। लेकिन जो 60% इंडियंस थे, जिसमें आपकी डिफरेंट अदर कम्युनिटीज़ आती थी, वो जो इंडियंस थे वो बहुत सारी अदर लैंग्वेजेस बोलते थे। तो अब यहाँ पे क्या किया गया, हिंदी वॉज आइडेंटिफाइड एज ऑफिशियल लैंग्वेज। हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है। हिंदी हमारे 40% इंडियंस की ही मदर टंग है, 60% इंडियंस की मदर टंग नहीं है। ऑल दो 40% ही इंडियंस हैं हमारे हिंदी बोलते हैं, लेकिन वो जो 60% है जो हिंदी नहीं बोलते हैं, उनमें हमारे डिफरेंट लोग आते हैं, हमारे तमिल्स भी आते हैं, हमारे केरल के भी आते हैं, सब लोग आते हैं। देयरफॉर देयर वर मेनी सेफगार्ड्स टू प्रोटेक्ट अदर लैंग्वेजेस। सो इसमें क्या किया गया कि हिंदी के साथ साथ 21 अदर लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज किया एज शेड्यूल्ड लैंग्वेज और इसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया। तो 22 टोटल लैंग्वेजेस हैं जिनको हमने क्या किया, शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस बना दिया। और अगर आप हिंदी को हटा दोगे इसमें से, तो 21 लैंग्वेजेस जो कि रिकॉग्नाइज्ड है एज शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस बिसाइड हिंदी। हिंदी हमारी शेड्यूल्ड लैंग्वेज है, उसके साथ साथ 21 अदर लैंग्वेजेस भी हैं जो हमारी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। आप इसका एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पे मिलता है कि जो हमारे सिविल एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे यूपीएससी का हो गया, तो यहाँ पे क्या होता है, जो कैंडिडेट इन एग्ज़ाम्स को दे रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशंस के लिए, लाइक यूपीएससी का एग्ज़ाम हो गया, वो क्या करेगा, वो एग्ज़ामिनेशन में इन लैंग्वेजेस में से कोई भी लैंग्वेज चुन सकता है। हिंदी, इंग्लिश या जो भी ये लैंग्वेजेस है ना, हमारी 21 लैंग्वेजेस प्लस हिंदी, इनको वो चूज़ कर सकता है, इनमें से किसी को भी वो चूज़ कर सकता है जिसमें वो एग्ज़ाम कंडक्ट करेगा। स्टेट्स टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेजेस। जो स्टेट्स होती हैं उनके पास भी अपनी खुद की लैंग्वेजेस होती हैं।
मच ऑफ दिस गवर्नमेंट वर्क्स टेक्स प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न स्टेट। स्टेट के अंदर जो भी काम होगा वो उनकी स्टेट लैंग्वेज में ही होगा। जैसे केरला में जो भी स्टेट डिसीजंस लिए जाते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट अपनी स्टेट लैंग्वेज में ही लेती है। नाउ श्रीलंका में क्या किया गया था, श्रीलंका में सिन्हाला स्पीकिंग कम्युनिटी थी तो उसको बढ़ावा दिया गया। इस वजह से जो तमिल स्पीकिंग कम्युनिटी थी वो दब में रह गई, वो दबाव में रह गई। वो उसको लगा कि हमको तो एकदम इस देश से अलग फील करवाया जा रहा है, तो उसने डिसइंटीग्रेशन की, यानी कि हमें अपना अलग देश चाहिए, उसकी मांग करी। ठीक है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं हुआ। ऑल्दो इंडिया में तो बहुत सारी लैंग्वेजेस वाले स्टेट्स हैं, ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि इंडिया ने हिंदी को इतना बढ़ावा नहीं दिया जितना सिन्हाला में, श्रीलंका में सिन्हाला को दिया गया था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंग्लिश को हटा दिया गया था 1965 में, लेकिन कई नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स थी, उन्होंने डिमांड की कि हमें इंग्लिश चाहिए। तमिलनाडु में ये मूवमेंट बहुत वॉयलेंट हो गया था। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने इस पर रिस्पॉन्ड किया और उसने क्या किया, उसने फिर से इंग्लिश को रिस्टोर कर दिया और इंग्लिश और हिंदी दोनों को ही ऑफिशियल पर्पसेस के लिए यूज़ किया गया। सो इंग्लिश एंड हिंदी आर ऑफिशियल लैंग्वेजेस। कई क्रिटिक्स ऐसा सोचते थे कि इंग्लिश, मेनी क्रिटिक्स थिंक दैट दिस सॉल्यूशन फेवर्ड द इंग्लिश स्पीकिंग एलाइट। कई लोगों को ऐसा लगता था, जो थोड़े क्रिटिक्स थे, यानी कि जो थोड़े नेगेटिव माइंडेड लोग भी हो सकते हैं, या जिनको केवल हिंदी ही पसंद थी, कि उन्हें लगा यार इंग्लिश को बढ़ावा दिया जा रहा है यहाँ पे, तो है ना। लेकिन ऐसा नहीं था, या ये ज़रूरी था, वरना इन दैट केस डिसइंटीग्रेशन होने के चांसेस थे। हिंदी हमारी आज भी एक, हिंदी कंटिन्यूज़ टू बी द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हिंदी को बढ़ावा दिया जाता है। ज़्यादातर जो भी जो स्टेट्स हैं हमारे इंडिया में, ज़्यादातर सभी स्टेट्स में हिंदी को एज अ इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज पढ़ाया जाता है ना। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो हिंदी को अपोज कर रही है, इम्पोज कर रही है उस स्टेट पर। बस यहाँ पे कोशिश की गई है कि हिंदी हमारी 40% पॉपुलेशन बोलती है, जो 60% पॉपुलेशन है जिसमें छोटे डिफरेंट लैंग्वेजेस बोले जा रही हैं, तो वो लोग भी हिंदी को सीखें। इससे क्या होगा, हमारी एक हिंदी लैंग्वेज जो है वो बढ़ेगी भी, क्योंकि ज़्यादातर हमारा जो देखा जाए तो हिंदी बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट लैंग्वेज है ना। सो द फ्लेक्सिबिलिटी शोन, लेकिन ये फ्लेक्सिबल है हमारा इंडियन सिस्टम रिलेटेड टू द लैंग्वेज पॉलिसी, क्योंकि यहाँ पे हिंदी को एक लैंग्वेज नहीं माना गया। बहुत सारी लैंग्वेजेस हमारे इंडिया में एग्जिस्ट करती है, और ये फ्लेक्सिबिलिटी हमें बताती है कि इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स ने सो दिस फ्लेक्सिबिलिटी जो हमारे इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स ने दिखाई, helped our country avoid the kind of situation that श्रीलंका faced itself in। श्रीलंका ने जो मुसीबत झेली थी वो हमें नहीं झेलनी पड़ी, जस्ट बिकॉज हमारा एक अलग तरीके का सिस्टम था, एक फ्लेक्सिबल सिस्टम था। उनका एक रिजिड सिस्टम था कि नहीं हम तो सुनहाले ही बोलेंगे श्रीलंका में, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं था, फ्लेक्सिबल सिस्टम था। ठीक है, तुम हिंदी नहीं बोलते हो तो तुम दूसरी लैंग्वेज बोल सकते हो, राइट। अब यहाँ पे आता है सेंटर स्टेट रिलेशन। तो ये बहुत सिंपल है, मैं इसको ना रीड बाद में करूँगी, पहले आपको उसका मैं सिंपल समझा देती हूँ क्या था यहाँ पे आके, है ना, क्योंकि यहाँ पे समझा देती हूँ आपको मैं। सेंटर स्टेट रिलेशन का मतलब क्या है कि सेंटर और स्टेट्स के बीच में अच्छे रिलेशंस रहें। अब होता क्या था पहले कि देखो आईएनसी तो आप सब जानते ही हो, इंडियन नेशनल कांग्रेस, यही हमारी वो सरकार थी जिसने हमें आज़ादी दिलवाई थी, और इस वजह से हमारे जो आईएनसी है एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्टी भी है। लेकिन ये आईएनसी बड़ी बदमाश थी पहले। इसने क्या किया, हमेशा यही पावर में आती थी, हमेशा इंडियन नेशनल कांग्रेस ही पावर में आती थी, और पूरी मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट में तो आईएनसी ही आती थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, स्टेट गवर्नमेंट में भी आईएनसी ही आती थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ही आती थी। और मान लो 29 है जितनी भी स्टेट्स उस समय हमारी थी स्टार्टिंग में आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो अगर कोई स्टेट जिसमें आईएनसी नहीं आई, जिसमें कांग्रेस पार्टी नहीं आई, तो वहाँ पे क्या करते थे, उस स्टेट की जो गवर्नमेंट है उसको हटा देते थे और वहाँ पे फिर से इलेक्शन करवा के कांग्रेस को ले आते थे। इस तरह से बड़ी बदमाशी करते थे कांग्रेस वाले। तो इससे क्या हुआ, ये कुछ टाइम तक चला, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन निकाला कि दो चीज़ें हुई अच्छी चीज़ें। एक तो हुआ कोalition गवर्नमेंट बनने लग गई कुछ टाइम में।
कोलिशन गवर्नमेंट बनने लग गई, यानी कि जब सरकारों के पास, किसी भी सरकार के पास मेजॉरिटी वोट नहीं आते थे, तो दो तीन सरकारें मिलकर के वो अपनी कोलिशन गवर्नमेंट बना लेती थी, और इस तरह से कांग्रेस का जो पावर में आना था वो ब्रेक डाउन हुआ, और अब एक नई जो सरकार है वो आई किस में, सत्ता में। अब जब सेंट्रल गवर्नमेंट में कोई नई पावर आई सत्ता में, तो ऑब्वियस सी बात है स्टेट गवर्नमेंट में ही क्यों आएगी हमेशा आईएनसी। स्टेट गवर्नमेंट में भी यही सिस्टम शुरू हो गया कोलिशन गवर्नमेंट का, जिसमें दो सरकारें जो हैं वो मिलकर के एक सरकार बना लेती थी। तो कांग्रेस इस तरह से पहले जो थी बार बार पावर में आ जा रही थी, वो रुक गई। क्यों? क्योंकि कोलिशन गवर्नमेंट बनने लग गई। कोलिशन गवर्नमेंट में क्या होता है कि दो से या दो से ज़्यादा सरकारें मिलकर के एक सरकार बना लेती हैं, और वही जो सरकार है वही कंट्री को रूल करती है, या स्टेट में बनी है तो वो स्टेट को रूल करती है। इस तरह से आईएनसी का बार बार पावर में आना तो ख़त्म हुआ। वैसे भी आईएनसी के साथ कोई दूसरी स्टेट मिलना नहीं चाहती, कोई दूसरी सरकार मिलना नहीं चाहती थी, क्योंकि आईएनसी सबके साथ बहुत बुरा बर्ताव रखती थी। फिर क्या हुआ कि दूसरी चीज़ क्या हुई, सुप्रीम कोर्ट ने भी डिसीजन निकाला कि अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट बनती है तो वो स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस नहीं कर सकती अगर चाहे भी तो इस तरह से हमारा जो सेंटर स्टेट रिलेशन है ये सुधरा। पहले हमारी फेडरलिज्म इतनी स्ट्रांग नहीं थी जो अब हुई। बेसिकली फेडरलिज्म इज द सेंटर स्टेट रिलेशन, तो वो पहले इतनी अच्छी नहीं थी जो अब हुई। सो रिस्ट्रक्चरिंग द सेंटर स्टेट रिलेशन इज वन वे in which federalism has been strengthened in practice. How the constitution arrangements for sharing power work in reality depends to a large extent on how the ruling parties and leaders follow these arrangements. For a long time, the same party ruled both at the center and most of the states. That was the INC. This means that the state government did not exercise their rights as autonomous federal units. As and when the ruling party at the state level was different, तो जो आईएनसी थी ना वो बार बार पावर में आती थी, और अगर कोई स्टेट में आईएनसी नहीं आई, सेंटर पे तो आईएनसी आती थी, स्टेट्स में भी आईएनसी आती थी, यानी कांग्रेस आती थी। अगर किसी एक दो स्टेट में कांग्रेस नहीं आई तो वहाँ से हटा दी जाती थी वो वाली स्टेट गवर्नमेंट, और वहाँ पे आईएनसी घुसेड़ दी जाती थी। एज एंड व्हेन द रूलिंग पार्टी एट द स्टेट लेवल वॉज डिफरेंट, द पार्टीज दैट रूल्ड एट द सेंटर ट्राइड टू undermine the power of the state. In those days, the central government would often misuse the constitution to dismiss the state government that were controlled by rival parties. This undermined the spirit of federalism. तो होता क्या था कि उन उस समय पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपनी पावर का मिसयूज़ करती थी, और वो स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर देती थी दैट वर कंट्रोल्ड बाय द राइवल पार्टीज, दैट मीन्स अदर देन द आईएनसी. दिस अंडरमाइन द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, और ये फेडरलिज्म के खिलाफ था. ऑल दिस चेंज सिग्निफिकेंटली आफ्टर 1990 के बाद से एक नया दौर शुरू हुआ कोलिशन गवर्नमेंट का. सो दिस पीरियड सॉ द राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन मेनी स्टेट्स ऑफ द कंट्री. दिस वॉज ऑल्सो बिगनिंग ऑफ द एरा ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा सरकारें मिलकर एक नई सरकार बना लेती हैं. सिंस नो सिंगल पार्टी गॉट अ क्लियर मेजॉरिटी इन लोकसभा, जो मेजर नेशनल पार्टीज हैं हैड टू एंटर इनटू एन अलायंस, यानी दो सरकारें, जब कोई भी सरकार मेजॉरिटी में नहीं आ पा रही थी तो दो सरकारें क्या करती थी, कोई भी दो सरकार वो हाथ मिला लेती थी और अपनी अलायंस बना करके, अपना संगठन बना के एक बड़ी यूनिट बन जाती थी और मेजॉरिटी गेन कर लेती थी. मान लो कि आपके 10 वोट्स हैं जिस पर मेजॉरिटी डिक्लेयर हो जाती है. अब मान लो एक पार्टी के पास 5 वोट आए, एक के बाद 3 वोट आए, एक के पास 4 वोट आए, तो क्या होगा कि जो 5 वोट वाली है ना गवर्नमेंट, वो किसी ऐसी गवर्नमेंट के साथ हाथ मिला लेगी जिसके या तो 5 या 5 से ज़्यादा आए हैं, जिसको मिला करके 10 या 10 से ज़्यादा तो बन ही गई आपकी मेजॉरिटी. सो दिस लेड टू अ न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट. दिस ट्रेंड वॉज सपोर्टेड बाय द मेजर जजमेंट्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. और ये कोलिशन सरकार, कोलिशन गवर्नमेंट को और सपोर्ट किया सुप्रीम कोर्ट ने. दैट मेड इट डिफ़िकल्ट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट. और इससे क्या हुआ, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट आई वो बिल्कुल भी स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस नहीं कर पा रही थी इन एन आर्बिट्री मैनर, यानी जब जी चाहे तब. ऐसा नहीं हो सका. दस फेडरल पावर शेयरिंग become more effective with time. Earlier it wasn't very effective but now it is very effective. This shows कि समय के साथ साथ क्या होता है कि बदलाव आता है.
अब यहाँ पे ये जो है ना कोalition गवर्नमेंट का एक बहुत अच्छा सा यहाँ पे डायग्राम एक पिक्चर दे रखी है। छोटी छोटी सरकारें हैं जो एक भी मेजोरिटी नहीं बन पाए, लेकिन उन सब ने क्या कर लिया, दोस्ती कर लिया, और दोस्ती करके उन्होंने ये राजा बना दिया, यानी कि अब वो दोस्ती करके एक मेजोरिटी गवर्नमेंट बना ली। यहाँ पे आपको ये जो लेडी दिख रही है ना, ये इंदिरा गांधी, और यहाँ पे देखो कैसे भीख मांग रहे हैं डिफरेंट स्टेट्स, हरियाणा के, केरला के, बिहार के, कि हमें थोड़ी पावर दे दो, हमें पावर दे दो। पावर ऑफ द स्टेट्स को बांटा जा रहा है, मतलब जो स्टेट्स की पावर है उनको थोड़ा थोड़ा के कैसे बांट रही हैं इंदिरा गांधी। सो इंदिरा गांधी कांग्रेस की थी, और इससे हमें ये पता चलता है कि किस तरह से उस समय स्टेट्स जो थी उनकी कितनी कम रिस्पेक्ट थी हमारे फेडरल सिस्टम में। किस तरह से जो सेंटर और स्टेट के रिलेशन थे वो बिल्कुल अच्छे नहीं थे। जो सेंटर था वो कितना ऊंचा पहुंच गया था और स्टेट को दबा दिया जा रहा था। जितनी पावर चाहती थी इंदिरा गांधी उतनी ही पावर देती थी, उससे ज़्यादा पावर वो देती ही नहीं थी। यानी कि आईएनसी गवर्नमेंट जो थी वो एक तरह से राजा की तरह रूल करने की कोशिश कर रही थी हमारे इंडिपेंडेंस के बाद कुछ समय तक। और वो ऐसे छुट छुट करके ना स्टेट को पावर बांट रही थी, छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी, मैं तुमको नहीं दे रही पावर, तुमको दूंगी मैं पावर। तो इस तरह से वो कर रही थी, जिसको वो पावर देना चाहती थी जिस स्टेट गवर्नमेंट को, उसको वो पावर देती थी। अदरवाइज़ जहाँ पे दूसरी स्टेट गवर्नमेंट है तो वो उस दूसरी स्टेट गवर्नमेंट को पावर ही नहीं देती थी। तो इस तरह से सिस्टम था पहले। अब हम डिसेंट्रलाइजेशन देखते हैं। तो डिसेंट्रलाइजेशन ना बहुत सिंपल है, और 14 मिनट ही हुए हैं अभी तो। अगर हम इंडिया की बात करें ना, एक इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है, और इंडिया जो है केवल 2 टियर सिस्टम से नहीं चलाई जा सकती। जो इंडिया की स्टेट्स है ना, वो कई इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ जो है ना ऑफ यूरोप उनके बराबर है। In terms of population, Uttar Pradesh is bigger than Russia. Maharashtra is about as big as Germany. Many of these states are internally very diverse. तो इस वजह से हमें एक तीसरा लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी चाहिए। हमने क्या किया है, हमने डिसेंट्रलाइजेशन किया है। व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन? सो डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि सेंटर और स्टेट की जो पावर्स हैं उनको दे दी जाती है थोड़ी सी टू द थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट। सेंटर एंड स्टेट्स की थोड़ी सी पावर्स थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट को दे दी जाती हैं। ठीक है, इसे हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। When power is taken away from center and state government and given to local government, इसे हम डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। जो बेसिक आइडिया है ना डिसेंट्रलाइजेशन का, दैट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज विच आर बेस्ट सेटल्ड एट द लोकल लेवल। अब देखो, महाराष्ट्र एक बहुत बड़ी स्टेट है। महाराष्ट्र में आप देखोगे तो मुंबई एक बहुत मेट्रोपॉलिटन सिटी भी है, और वहाँ पे कोई गांव भी होगा महाराष्ट्र में। तो लोकल लेवल पे भी यू नीड अ गवर्नमेंट, सो दैट अब जैसे एक मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है ट्रैफिक की, पोल्यूशन की। उस चीज़ को देखने के लिए, मुंबई को देखने के लिए, ऑल्दो यू हैव द स्टेट गवर्नमेंट, बट आपको एक तीसरा लेवल ऑफ गवर्नमेंट भी चाहिए। आपको एक छोटा सा गांव है, उस गांव के बारे में तो शायद स्टेट को पता भी नहीं होगा, तो उसको देखने के लिए लोकल गवर्नमेंट की ज़रूरत पड़ती है। द बेसिक आइडिया बिहाइंड डिसेंट्रलाइजेशन इज़ दैट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ problems and issues which are best settled at the local government. People have better knowledge of the problems in their localities. They also have better ideas on where to spend money and how to how to manage things more efficiently. Beside, at the local level के अलावा भी it is possible for the people to directly participate in decision making. तो 3 चीज़ें हुई। एक तो क्या है कि सबसे ज़्यादा अच्छी बात ये हुई हमारी कि जो हमारे थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट बनी है, इससे क्या होगा, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज विच आर बेस्ट सेटल्ड एट द लोकल लेवल, है ना। दूसरा, पीपल हैव बेटर नॉलेज अबाउट देयर प्रॉब्लम, वुड हैव मोर knowledge about the problems in their localities. They also have better ideas on where to spend money and how to spend money more efficiently. इसके अलावा फोर्थ पॉइंट क्या आता है, लोकल गवर्नमेंट के होने से क्या फ़ायदा होगा कि जो लोग हैं वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। So this helps to inculcate a habit of democratic participation. Local government is best way to realize one
important principle of the democracy, namely local self government. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि लोगों ने ही अपनी सरकार बना ली है। तो लोकल गवर्नमेंट से हमें ये पता चलता है कि कितना इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे ना सबसे पहले अब यहाँ पे एक चीज़ आती है कि पहले क्या था ना, जब ये बनी थी थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट, तो ठीक है ध्यान देते नहीं थे ज़्यादातर इस पर, इसके इलेक्शंस कब हो रहे हैं कोई ध्यान नहीं देता था। अब लोकल गवर्नमेंट को चलाने के लिए भी पैसा चाहिए, तो लोकल गवर्नमेंट को जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो पैसा ही नहीं देती थी। सो अब क्या हुआ, नाउ इट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू हेल्ड इलेक्शंस टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़। अब कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला कि नाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि अब इलेक्शन होंगे टू लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ एज वेल। सीट्स को रिजर्व किया गया इन इलेक्टेड बॉडीज़ एंड एग्जीक्यूटिव हेड्स of these institutions for scheduled caste and scheduled tribe and other backward classes। scheduled caste, scheduled tribe and other backward classes के लिए सीट्स को रिजर्व किया गया कहाँ पे, इलेक्टेड बॉडीज़ के रूप में और एग्जीक्यूटिव हेड्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूशंस। सो एग्जीक्यूटिव हेड्स जो होते थे और जो इलेक्टेड बॉडीज़ होती थी, तो इनके लिए क्या किया गया, रिजर्वेशन किया गया SC ST और OBC लोगों के लिए। 1/3 ऑफ ऑल पोजीशंस आर रिजर्व्ड फॉर वेमेन। तो यहाँ पे रिजर्वेशन किया गया वेमेन के लिए भी, है ना। तो 1/3 ऑफ ऑल द पोजीशंस वर रिजर्व्ड फॉर वेमेन। यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन बनाया गया जिसे हम स्टेट इलेक्शन कमीशन कहते हैं। ठीक है, जिसको क्या करना होता था, जिसको क्या करवाना होता था, इसको has been created in each state to conduct पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी इलेक्शन। ये स्टेट इलेक्शन कमीशन हर स्टेट में बनाई गई थी और इसका क्या काम होता था, इंडिपेंडेंट बॉडी होती थी और ये पंचायत और लोकल और म्यूनिसिपल इलेक्शंस करवाती थी। पंचायत हमारी लोकल गवर्नमेंट है, म्यूनिसिपैलिटी भी हमारी लोकल गवर्नमेंट है। बस अंतर ये है कि जो पंचायत है वो किसी विलेज के लिए होती है और म्यूनिसिपैलिटी अर्बन एरिया के लिए होती है। तो इलेक्शंस हुए गए लोकल लेवल गवर्नमेंट पे और उसके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन को तैयार किया गया। स्टेट इलेक्शन गवर्नमेंट्स आर द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स एंड रेवेन्यू विद द लोकल लेवल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट को पैसा पावर देना अब ये बहुत ज़रूरी हो गया था स्टेट गवर्नमेंट के लिए। द नेचर ऑफ शेयरिंग वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। अगर कोई ज़्यादा छोटी स्टेट है तो वहाँ पे थोड़ा पैसा देती थी किसको, लोकल गवर्नमेंट को, लेकिन जो बड़ी स्टेट होती थी वो ज़्यादा पैसा दे पाती थी लोकल गवर्नमेंट को। उन लोकल गवर्नमेंट को इसलिए पैसा चाहिए होता था क्योंकि वो जो सरकार है वो लोकल लेवल पे काम कर रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम ना इसका स्ट्रक्चर समझने वाले हैं। देखो सबसे पहले ना मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम बना के दिखाने वाली हूँ और उसी डायग्राम से आपको समझना है, या फिर रुको मैं एक स्लाइड ला रही हूँ उससे आप समझना। देखो इस डायग्राम को देखो, इसमें क्या है, आपने क्या किया, ग्राम पंचायत को चूज़ किया। ठीक है, ये भी हम गांव का देख रहे हैं ना, ये आपने, एक सेकेंड, यस। तो हमने क्या किया, ग्राम पंचायत को चूज़ किया। ग्राम पंचायत कुछ नहीं है, कोई विलेज है छोटी सी, या अगर मतलब कोई बड़ी विलेज ले लो, या अगर आप 2-3 विलेजेस को मिला लो, 2 छोटी छोटी विलेजेस को, 3 छोटी छोटी विलेजेस को मिलाकर ग्राम पंचायत बनी। अब इन ग्राम पंचायत को मिला करके आपने 4 ग्राम पंचायत ले ली, उनको मिला करके आपकी पंचायत समिति बनी। तो ग्राम पंचायत क्या है, एक विलेज है बड़ी या फिर छोटी छोटी विलेजेस का एक ग्रुप है। ये ग्राम पंचायत मिलकर के पंचायत समिति बनी, जिसमें क्या देखो, एक ग्राम पंचायत ये है, ये बहुत सारी ग्राम पंचायत हैं। और यही ये पंचायत समिति, ये एक पंचायत समिति है, ये एक पंचायत समिति है जिनमें बहुत सारी ग्राम पंचायत हैं। ये पंचायत समिति मिलकर के बनाई एक जिला परिषद। तो क्या हुआ, देखो सिस्टम को फिर समझते हैं अपन कि ग्राम पंचायत थी यानी कि एक छोटी सी विलेज या फिर 2-3 विलेजेस का एक ग्रुप, ये मिलकर के बनाती हैं पंचायत समिति। पंचायत समिति बल्कि कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, 2-3 विलेजेस मिलकर के पंचायत समिति बनाती हैं। ये 2-3 ग्राम पंचायत मिलकर के पंचायत समिति बनाती हैं। अब ये जो पंचायत समितिज़ हैं, यानी कि ये जो डिफरेंट
ग्राम पंचायत को मिलाकर के जो पंचायत समिति बनाई गई हैं, तो ये खूब सारी ऐसी पंचायत समिति जो होती हैं ये एक जिला परिषद बनाती हैं। ये हमारा था सबसे टफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है, ये समझ नहीं आता, इसको डायग्राम से समझ लो, सब समझ में आ जाएगा, है ना। ग्राम पंचायत एक विलेज या 2-3 विलेजेस का एक ग्रुप। पंचायत समिति यानी कि ये जो अपने ग्राम पंचायत लिए इन सब का ग्रुप। और ज़िला परिषद यानी जो ग्राम पंचायत समिति बनाई है इन ग्राम पंचायतों को मिला कर के, तो इन पंचायत समितियों का ग्रुप जिसे हम ज़िला परिषद कहते हैं। और ये हो गई आपकी डिफरेंट क्या छोटी छोटी पंचायत समितिज़ हैं जो मिलकर के एक ज़िला परिषद बनाती हैं, डिस्ट्रिक्ट बनाती हैं। ठीक है, अब हम इसको समझते हैं जो बुक में लिखा है उससे। तो उस पर ध्यान देना, इसमें कन्फ्यूजन होता है ज़्यादातर, है ना। रूरल लोकल गवर्नमेंट इज़ पॉपुलरली नोन बाय द नेम पंचायत राज। रूरल लोकल गवर्नमेंट को हम क्या कहते हैं? पंचायती राज कहते हैं। हर विलेज या कुछ विलेजेस का एक ग्रुप, है ना, उससे हम ग्राम पंचायत कहते हैं। ग्राम पंचायत में क्या होता है? डिफरेंट वार्ड्स होते हैं, वार्ड मेंबर्स होते हैं। यानी कि ग्राम पंचायत है क्या, देखो एक एक विलेज है। अब इस विलेज में डिफरेंट लोग होंगे, इन लोगों को हम वार्ड मेंबर्स कहते हैं। वार्ड मेंबर्स यानी कि एक विलेज के लोग जो कि पंच कहलाते हैं। और प्रेसिडेंट जो होता है ना इन पंचों का, इन्हें हम सरपंच कहते हैं। तो ये जो ग्राम पंचायत थी, इसमें जो ग्राम पंचायत क्या है, बेसिकली एक विलेज है और हम विलेज को वार्ड कहते हैं। अब विलेज के मेंबर्स या वार्ड मेंबर्स, विलेज के जो लोग हैं वही सरपंच बन रहे, सॉरी वही पंच बना रहे हैं, यानी वही गवर्नमेंट बना रहे हैं। वही जो पंच है उनमें से एक सरपंच होगा जो प्रेसिडेंट होता है। दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय ऑल एडल्ट पॉपुलेशंस लिविंग इन दैट वार्ड और विलेज। वार्ड का मतलब क्या है? विलेज। तो उस विलेज या वार्ड से क्या होता है कि ग्राम सभा बनती है। ग्राम सभा जो होती है कुछ नहीं होते, बल्कि जैसे वोटर्स होते हैं ना, बस ये वही होते हैं। तो वोटर्स को हम क्या कहते हैं? ग्राम सभा कहते हैं। अब ये जो वोटर्स होते हैं ये हमारे जो पंच सरपंच हैं इनको इलेक्ट करते हैं। ऑल वोटर्स इन द विलेज आर इट्स मेंबर्स। अब ये जो ग्राम सभा होती है इसको क्या करना होता है? इट हैज़ टू मीट एटलीस्ट ट्वाइस और थ्राइस। जो ग्राम सभा होती है इसको 2 बार मिलना होता है इन अ ईयर टू अप्रूव एनुअल बजट इन द ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का एनुअल बजट लगाने के लिए, है ना, परफॉर्मेंस ऑफ द ग्राम पंचायत इसको तैयार करने के लिए इन लोगों को ग्राम सभा को 2 या 3 बार मिलना पड़ता है। सो ग्राम सभा को क्यों मिलना पड़ता है? टू अप्रूव द एनुअल बजट ऑफ द ग्राम पंचायत एंड टू रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्राम पंचायत। एंड ग्राम सभा किसको चुनती है? ग्राम सभा चुनती है पंच को। वेरी गुड। और सरपंच को भी। अब लोकल गवर्नमेंट जो है इसका फर्स्ट आपने हिस्सा देख लिया, पहली चीज़ देख लिया आपने, दैट इज़ योर ग्राम पंचायत। अब ये जो ग्राम पंचायत है ये मिलकर के क्या बनाती हैं? पंचायत समिति, एक ब्लॉक या मंडल बनाती हैं। अब यही जो मेंबर्स हैं ना, द मेंबर्स ऑफ दिस रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, यानी कि जो पंचायत समिति है इसमें जो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है, यानी कि जिसको चुना गया है, वो कौन चुनते हैं? वो हमारे पंचायत मेंबर्स चुनते हैं इन दैट एरिया। तो हमारे जो पंचायत मेंबर्स थे ना, यानी कि जो हमारे बने थे पंच सरपंच, यही हैं जो किसको चुनते हैं? यही हैं जो हमारे चुनते हैं पंचायत समिति के मेंबर्स को। ऑल पंचायत समितिज़ और मंडल्स इन अ डिस्ट्रिक्ट। तो अब ये जो पंचायत समितिज़ हैं या जो मंडल्स भी कहते हैं हम, है ना, ये क्या बनाती हैं? ये पंचायत समितिज़ जिला बनाती हैं या डिस्ट्रिक्ट बनाती हैं, जैसे हम जिला परिषद है डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। अब जो जिला परिषद होते हैं ये मोस्ट मेंबर्स ऑफ द जिला परिषद आर इलेक्टेड। जो मेंबर्स होते हैं लोकसभा के एंड जो एमएलएज होते हैं, है ना, उस डिस्ट्रिक्ट के, यही होते हैं जो हमारे क्या होते हैं? मेंबर्स होते हैं जिला परिषद के। तो जिला परिषद के मेंबर्स कौन कौन होते हैं? मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड एमएलएज ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट एंड सम अदर ऑफिशियल्स ऑफ द अदर
डिस्ट्रिक्ट लेवल्स बॉडीज आर ऑल्सो इट्स मेंबर। जो जिला परिषद होती है इसका हेड कौन होता है? जिला परिषद चेयरपर्सन। जिला परिषद चेयरपर्सन इज़ द हेड ऑफ जिला परिषद। जिला परिषद का चेयरपर्सन जो होता है वो उसका हेड होता है, तो जिला परिषद चेयरपर्सन इज़ द हेड ऑफ जिला परिषद। अब यहाँ पे तो ये तो बहुत सिंपल है। अर्बन एरियाज़ में देखें तो म्यूनिसिपैलिटीज़ जो होती हैं वो टाउन्स के लिए बनाई जाती हैं, और जो बिग सिटीज़ होते हैं उनके लिए हम बनाते हैं म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस। म्यूनिसिपैलिटीज़ हम बोलेंगे टाउन्स के लिए जो छोटे शहर हैं, और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस हम बोलते हैं बड़े शहरों के लिए। म्यूनिसिपैलिटीज़ एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस ये इलेक्टेड बॉडीज़ होती हैं जिसमें आपके पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स, जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो जाते हैं। सो इलेक्टेड बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव। जो म्यूनिसिपल चेयरपर्सन होता है, म्यूनिसिपल चेयरपर्सन यानी म्यूनिसिपैलिटी का हेड। सो म्यूनिसिपैलिटी का हेड होता है म्यूनिसिपल चेयरपर्सन, और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का हेड होता है मेयर। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि म्यूनिसिपैलिटीज़ हम बोलते हैं किसके लिए? टाउन्स के लिए। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हम बोलते हैं बिग सिटीज़ के लिए। जो म्यूनिसिपैलिटीज़ होते हैं इनका जो हेड होता है वो होता है म्यूनिसिपल चेयरपर्सन, और जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का हेड होता है उसको हम क्या कहते हैं? मेयर कहते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया पूरा चैप्टर यहाँ पे। और मेरे हिसाब से देखो ये 1:30 मतलब 1 hour 30 minutes में ये हो गया है। और अब मैं यहाँ पे क्लास को करने वाली हूँ लीव। थैंक यू, बाय बाय। एंड हमारे चैनल को ना लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और ये क्लास 10 का वीडियो बहुत टाइम बाद अपलोड हुआ है, क्योंकि मुझे बहुत सारा इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो लर्न करनी होती हैं, पढ़नी होती हैं, तभी आपको हम पढ़ा पाते हैं, इसलिए बहुत टाइम लग जाता है। थैंक यू।